अब हम अपनी यूनिट 4 को शुरू करते हैं। यूनिट 4 डीबीएमएस में सबसे पहला टॉपिक अपना कैप थ्योरम आता है। तो कैप थ्योरम होती क्या है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले फिर से वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। सीएपी का क्या मतलब होता है? देखिए, जो सी है इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी। फिर उसका ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी और पी का मतलब होता है पार्टीशन टॉलरेंस। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी ये होती है कि जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, मूवी की टिकट बुक कर रहे हैं। आप एक फ़ोन से कर रहे हैं और एक अपने दोस्त के फ़ोन से कर रहे हैं। मान लीजिए मूवी काफ़ी मतलब हिट है, तो सीट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आपके फ़ोन में क्या है, बस एक सीट दिखा रहा है कि जो कि अभी बुक हो सकती है, बुक माई शो वगैरह पे। पर आपके दोस्त के फ़ोन पे क्या दिखा रहा है कि भाई कोई सीट्स नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, कभी बाद में आना, ऑल सीट्स आर बुक्ड। आपके फ़ोन पे एक सीट दिखा रहा है कि बची हुई है, उसमें दिखा रहा है कि भाई कोई भी नहीं बची हुई है। तो मतलब डेटा कंसिस्टेंट नहीं है कि उसके फ़ोन पे कुछ आ रहा है, आपके फ़ोन पे कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी हमारी ऐसे रहनी चाहिए कि भाई दोनों के फ़ोन में आए कि भाई आपके उसमें भी एक सीट आ रही है कि एक सीट बची हुई है, उसमें भी एक सीट बची हुई है, ऐसे होना चाहिए। तो उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। अगला अवेलेबिलिटी, जो हमारा ए का मतलब इसमें क्या होता है, एक अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी क्या क्या मतलब क्या हो गया कि जो हमारी वेबसाइट है, फिर जो हमारा डेटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए रिजल्ट आए, अब वेबसाइट क्रैश कर गई, बहुत सारे रिजल्ट आते हैं ना, ऐसे जेई का आ गया, सीबीएसई का आ गया, किसी का आ गया। तो क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, क्रैश कर जाती है। उसमें क्या रहता है, जो डेटा होता है वो अवेलेबल ही नहीं होता, यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मतलब अवेलेबिलिटी है ही नहीं। अब सीबीएसई की वेबसाइट क्रैश कर गई, बच्चे सारे टेंशन में, है ना। अब तुम देखो जैसे गूगल है या फिर कोई और भी इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब क्या रहते हैं, 24 घंटे भाई रहते हैं हमारे लिए। ठीक है, 24 घंटे अवेलेबल है, 24/7 दे आर अवेलेबल। तो यानी कि अवेलेबिलिटी उनमें रहती है। अगला आ जाता है पार्टीशन टॉलरेंस। ठीक है, तो पी का मतलब क्या हो जाता है, पार्टीशन टॉलरेंस। पार्टीशन टॉलरेंस क्या होती है कि अगर कुछ मतलब जैसे सर्वर डाउन हो जाता है, तो जो हमारा डेटा वो सारा चला गया, पर एक्चुअली वो हमारा जाता नहीं, क्योंकि हम वो दूसरे सर्वर में भी रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं उस चीज़ को, यानी कि हमारा कुछ लॉस नहीं होता है। अगर हमारा जैसे मान लीजिए सर्वर उड़ गया, कुछ जहाँ पे सर्वर था वहाँ पे कुछ ब्लास्ट वगैरह हो गया, तो उस हिसाब से हमारा सारा डेटा लॉस हो जाना चाहिए। बट वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने और जगह और कहीं सर्वर में उसको स्टोर किया हुआ होता है। तो उसको हम पार्टीशन टॉलरेंस कहते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये जो पार्टीशन टॉलरेंस है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में पॉसिबल हो पाती है, ना कि सेंट्रलाइज सिस्टम में। एक चीज़ और देखिए, ये जो हमारा कैप थ्योरम है ना, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस या सिस्टम में हमारा बस अप्लाई होता है। अगर तुम सेंट्रलाइज डेटाबेसेस लो, यानी कि जहाँ पे जो सारा डेटा होता है वो बस एक ही सिस्टम में, एक ही मशीन पे स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पे जो है अपनी जो कैप थ्योरम है वो अप्लाई नहीं होती। मान लीजिए ये डेटाबेस है और ये डेटाबेस जो है सिंगल है, मतलब सारा डेटा एक ही लैपटॉप पे, मतलब एक ही जगह एक ही मशीन में स्टोर हो चुका है, तो ये हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाता है, जो है इसके पास है। पर डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, जो ये है डेटाबेस, इसके जैसे और भी कई सारे डेटाबेसेस होते हैं और वो दूसरी जगह स्टोर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली में स्टोर हो रखा है, एक जाके मुंबई में स्टोर हो जाए या दिल्ली में कहीं और स्टोर हो जाए किसी और एरिया में, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हो गए कि उनको हमने बाँट रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अपने डेटा को। और जो उसके अंदर जो डेटा है वो हमारा सेम भी हो सकता है और अनसेम भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम डेटा होगा या अलग डेटा होगा। तो एक मशीन के ऊपर लोड हमारा कम हो जाता है उस वजह से। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस का क्या मतलब हो जाता है। और फिर अब देखते हैं कैप थ्योरम क्या कहती है। ये कहती है कि अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन गारंटी ओनली 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम। ये सेम टू सेम चीज़ बस ये लिख के आनी है कि भाई आपको बस 2 प्रॉपर्टीज़ ही इनमें से गारंटी की जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। एक को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक को क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अप्लाई होता है और बस 2 प्रॉपर्टीज़ आपकी रहेंगी और तीसरी आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो हमारा सिस्टम डिज़ाइनर होता है, वो चूज़ करता है कि आपको इन तीनों में से कौन-सी 2 प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी। मतलब सिस्टम डिज़ाइनर जो है, वो चूज़ करेगा कि भाई कौन-सी 2 प्रॉपर्टीज़ सही रहेंगी और मैं कौन-सी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। ये काम है सिस्टम डिज़ाइनर का। तो इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। तो जैसे अगर हम देखें डेफिनिशंस, कंसिस्टेंसी हमने देख ली है क्या होता है।
फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी हमने देख लिया और पार्टीशन टॉलरेंस। द सिस्टम कंटिन्यूज टू वर्क डिस्पाइट नेटवर्क फेलियर्स या पार्टीशंस। तो कोई डेटा लॉस नहीं होता, क्रैश नहीं करता इफ सम पार्ट्स कैंट कम्युनिकेट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का अपना यही फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये डेटा बेसेस और सारे हमारे स्टोर्ड हैं ऐसे मतलब, और इनका कैसे नेटवर्क सा बना हुआ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इनमें से एक कोई ख़राब हो जाता है, यानी कि नेटवर्क फेलियर आ जाता है या फिर ये सर्वर ही चला जाता है, उड़ जाता है, मान लीजिए इसको हटा दिया, ये हमारा क्रैश कर गया, तो इन सबको किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो हमारा सिस्टम है वो आराम से वर्क करता रहेगा। ये हमारा पार्टीशन टॉलरेंस होता है। अब कैप थ्योरम क्या कहती है कि इन 3 प्रॉपर्टीज़ में से 2 प्रॉपर्टीज़ आपको एक बार में मिल पाएंगी, तीनों नहीं मिल पाएंगी। तो 2 प्रॉपर्टीज़ आपको क्या-क्या मिल सकती हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो। देखो सीए मिल सकता है, एपी मिल सकता है या सीपी मिल सकता है, ऐसे होगा। तो यू कांट हैव ऑल 3 एट द सेम टाइम इन रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। देखिए सबको सब कुछ नहीं मिल जाता, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपके पास ये नहीं, आपके पास दुनिया की सब चीज़ें हों, आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बना है सीपी बना है, इसमें क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है और पार्टीशन टॉलरेंट हो जाता है। तो अगर तुम सीपी का देखो तो यहाँ पे इसमें लिख रखा है नो अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग अ नेटवर्क फेलियर। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल क्या हो जाते हैं, हमारे बैंक्स, जो हमारे बैंक के ऐप होते हैं, जैसे एसबीआई का हो गया, पीएनबी का हो गया, एचडीएफसी का हो गया। तो क्या होता है, जब जैसे बैंक में कोई अपडेट आता है, ठीक है, तो जो ऐप होती है वो बंद हो जाती है, उसमें फिर लिखा आता है कि जो हमारी ऐप सर्विसेज है वो नहीं रहेंगी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, है ना, कि एक दिन के लिए हमारे यहाँ जो रहेगा बैंकिंग सिस्टम वो बंद रहेगा, ऐप सिस्टम, उनका मैसेज आता है, या फिर 3-4 घंटे के लिए रहेगा। तो यानी कि वो अवेलेबल नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारी वहाँ पे अवेलेबिलिटी जो होती है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बट अगर तुम देखो ये चीज़ सही भी है। देखो मान लो मेरे को कोई ट्रांज़ैक्शन करनी है और मेरा ऐप नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। पर क्या है, वो पार्टीशन टॉलरेंट है। मान लो कि वहाँ पे सर्वर में कुछ ब्लास्ट वगैरह हो गया, तो वहाँ पे हमारे अकाउंट की वो डिटेल्स भी स्टोर होंगी, इसके पास कितना पैसा है, कितना नहीं है, वो सब भी चला गया, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। और कंसिस्टेंट कैसे है कि आपको वही सेम डेटा दिखेगा सब डिवाइसेस पे। मान लीजिए आप अपने घर पे देख रहे हैं अपने ऐप में फ़ोन पे, और फिर वहाँ पे आपका बैंक वाला देख रहा है, जो एम्प्लॉय है वो भी देख रहा है, तो दोनों को सेम बैलेंस दिख रहा है। तो कंसिस्टेंट और पार्टीशन टॉलरेंट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी कोई बात नहीं। और कभी-कभी आप बैंक जाते हैं ना, कहते हैं कि सर्वर नहीं चल रहा, बाद में आना, लंच टाइम है, सर्वर नहीं चल रहा। तो उनके में यही है कि अवेलेबिलिटी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है। अगला आ जाता है अपना सीए। सीए क्या हो गया, कंसिस्टेंट प्लस अवेलेबल। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई नेटवर्क फेलियर वगैरह आ गया, मतलब कुछ हो गया, कोई सर्वर वगैरह ब्लास्ट कर गया, कोई नेटवर्क फेलियर, कम्युनिकेशन फेलियर आ गया, तो फिर उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसका जो एग्जांपल होगा वो सबसे बढ़िया क्या हो सकता है, सीए में हम इसको वैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो फिर हमारा क्या करते हैं, तो हमारा सेंट्रलाइज़ भी कर सकता है। मतलब जैसे हमने कहा था कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो उसमें क्या रहता है, हम अपना सारा जो डेटा होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस में डाल देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, अगर कुछ क्रैश वगैरह कर जाता है तो वो हमारा हैंडल हो जाता है। तो हमको पार्टीशन टॉलरेंस तो चाहिए, तो यानी कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि जो पी है सीएपी में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं ज़्यादातर, मतलब 99% ऑफ टाइम्स हम चूज़ करते हैं बिटवीन सी एंड ए, ठीक है। या तो हम कहेंगे कि हमको कंसिस्टेंसी चाहिए, या फिर हम कहेंगे हमको अवेलेबिलिटी चाहिए। हम कभी भी पार्टीशन टॉलरेंस को मना नहीं करेंगे, पार्टीशन टॉलरेंस हमको चाहिए ही चाहिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 100% इम्पॉर्टेंट। तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद अगला अपना आ जाता है एपी। एपी में क्या होता है, मे रिटर्न आउटडेटेड डेटा, नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, किसी को कुछ दिख सकता है, किसी को कुछ दिख सकता है। इसका तुम एग्जांपल जैसे ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे क्या है, अवेलेबल होना चाहिए ना हमको डेटा। ये नहीं कि भाई मान लो इंस्टाग्राम कह रहा है कि आप 2 घंटे या फिर 1 घंटा इंस्टाग्राम नहीं देख सकते, अभी कुछ और देखो। तो ऐसे तो यूज़र्स का दिमाग सटक जाएगा, यूज़र सारे डिप्रेशन में चले जाएंगे कि मेरे को तो इंस्टा देखना था,
मुझे तो मन कर रहा था, कुछ और देखना था मेरे को तो इंस्टा पे, है ना? तो वो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अवेलेबिलिटी तो देखो इंस्टा पे होनी चाहिए। इंस्टा बंद पड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और पार्टीशन टॉलरेंट तो होना ही चाहिए कि फिर से सर्वर फट गया, कुछ हो गया, तो फिर वो डेटा चला जाएगा। तो अवेलेबिलिटी तो हमारी होनी ही चाहिए इंस्टाग्राम जैसे पे। पर आपको कभी-कभी आउटडेटेड डेटा आ सकता है इसमें। आपको एकदम से क्या पता चले रील्स शो ना हो, जो भी पोस्ट हुई हैं। तो उसमें हमारे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो हम बाद में भी देख लेंगे। अब देखते हैं एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल में ये है कि हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बना रहे हैं एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट के लिए। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो नेटवर्क पार्टीशन अकर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक तो हमारा सीपी है, एपी और सीए है। तो इसमें से बता रहे हैं कि हमको कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो मैं तुमको और भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास गेम्स हैं कि कोई भी मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स हो गए, पबजी वगैरह हो गया, तो उसमें हमको क्या चुनना है। हमको यार देखो पार्टीशन टॉलरेंस तो हमको रहनी चाहिए ही चाहिए, पर हम और किस में से चूज़ कर सकते हैं। एक तो हम अवेलेबिलिटी या कंसिस्टेंसी, इन दोनों के बीच में से चूज़ कर सकते हैं। ये तो चाहिए ही चाहिए, नेसेसिटी है, बट इन दोनों में से चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, जैसे पबजी वैसे जैसे गेम है, फ्री फायर वगैरह, तो इनमें से तुम क्या चूज़ कर सकते हो। तो भाई हमको अवेलेबिलिटी चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो गेम फिर वही कह दे कि गेम वाले कह दें कि अभी 2 घंटे मत खेलो गेम, बाद में आना, तो ये दिक्कत हो जाएगी। हमें गेम अभी खेलना है। अगला क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे ज़ीरोधा वगैरह हैं, सब कुछ है। तो उनको चाहिए कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आपके फ़ोन पे स्टॉक के प्राइसेस कुछ और आ रहे हैं और आपके दोस्त के फ़ोन पे स्टॉक के प्राइसेस कुछ और आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ घाटा वाटा हो सकता है, कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो उसमें कंपनी का लॉस और आपको ही लॉस है। तो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। अगला आ जाता है हमारी वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स। जैसे अपना मान लो यूट्यूब हो गया। तो यूट्यूब में आपको क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए। ठीक है, यूट्यूब ये भी नहीं कह सकता कि 2 घंटे बाद आना। फिर ऐसे हमारे टिकट बुकिंग का हो गया, जो मैंने तुमको पहले बताया था, बुक माई शो वगैरह। तो उसमें हमको कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, आपके दोस्त के फ़ोन पे कुछ और आ रहा है, आपके फ़ोन पे कुछ और आ रहा है। और जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गया, उसमें भी आपको अवेलेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे हमको ये बता रखा है कि सुटेबल फॉर ऐप्स वेयर एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन स्पीड। तो हमको एक्यूरेसी चाहिए भाई। और जैसे एक्यूरेसी सीपी में हमारा ये रहता है, एक्यूरेसी चाहिए होती है हमको। तो हम इसको बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमर्स को कह सकते हैं कि लंच के बाद आना, सर्वर डाउन है, अभी काम नहीं हो रहा, या फिर उनको मैसेज भेज सकते हैं इस चीज़ का। अगला आ जाता है अपना एपी। एपी में क्या होता है, गुड फॉर एप्स वेयर अवेलेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अवेलेबिलिटी भाई सोशल मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉपिंग कार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए देखो, मैंने क्या कहा था कि भाई सीए जो है अपना सीए, उसमें पी नहीं आता, तो पी को तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, पर ये बहुत गलत बात है। तुमको पी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो नॉट रियलिस्टिक फॉर रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये रियलिस्टिक ही नहीं है। तुमको पी हमेशा लेना पड़ेगा। तो यानी कि तुमको चूज़ जो करना है वो सी और ए के बीच में चूज़ करना है, पी को तो हमेशा रखना ही रखना है। और इसको पढ़ लेना एक बार फिर से। अगला अपना डेटा स्टोरेज इन डीबीएमएस। डेटा स्टोरेज में यार मेन अपना यही है कि जैसे टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज है कि डेटा हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है, इसको रीड कर लेना। यहाँ पे जैसे अपना मेन मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो हमारी प्राइमरी स्टोरेज हो गई। और अगर हमारा हार्ड डिस्क वगैरह में हो रहा है, किसी मेमोरी कार्ड वगैरह कहीं और हो रहा है, तो हमारा किसमें हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगी। और टर्शरी में क्या होता है, क्लाउड वगैरह में अगर हम स्टोर करवा रहे हैं तो उसको हम टर्शरी स्टोरेज कहते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पर थोड़ा मेन टॉपिक पे आते हैं, इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स क्या होता है, ये हमारी बुक इंडेक्स की तरह ही होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है इसको हम बहुत तेज़ी से फाइंड कर पाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है और टेबल में स्टूडेंट का डेटा स्टोर है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे ये मान लो कि जैसे कुछ है, स्टोर है, और मुझे चाहिए कि भाई मुझे अनीता नाम की लड़की का जल्दी से मुझे बताओ कि उसकी एज क्या है। तो अगर हम नॉर्मल अगर ये एसक्यूएल क्वेरी रन करेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ से शुरू होगा, पूरा देखता चला जाएगा, पूरा स्कैन करेगा, पूरा स्कैन करेगा, ऐसे पूरा स्कैन करता हुआ फिर देखेगा कि हाँ अनीता मिल गई, ये थी, इसकी एज क्या है, 22 है, रिटर्न कर दो, ठीक है। पर अगर हम इंडेक्सिंग करेंगे तो वो सीधा यहाँ पे अनीता के पास जाएगा और सीधा एज बताएगा उसकी। तो उस वजह से और है, जो हमारा टाइम है वो काफ़ी बच रहा है।
यानी कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है इंडेक्सिंग के यूज़ से। तो तुम ये लिख सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूसेस वेरी मच। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस है, प्राइमरी इंडेक्स है, सेकेंडरी है, क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड। तो ये वैसे यूनिट 3 का है टॉपिक, बट बता दिया। और यहाँ पे अगला इसमें हैशिंग आ जाता है। तो जो हैशिंग भी होती है ना, एक टाइप ऑफ इंडेक्सिंग होती है। और हैशिंग में क्या करते हैं हम, हैश फंक्शन को यूज़ करते हैं और उसमें क्या करते हैं, क्विकली कर लेते हैं लोकेट अपना डेटा। और हैश फंक्शन अपना इसमें यूज़ होता है। हैश फंक्शन जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉड्यूलस यूज़ कर लेते हैं। और हम हैशिंग को क्यों यूज़ कर रहे हैं ये सब लिखा हुआ है। हैशिंग को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी फास्ट है फॉर इक्वालिटी सर्चेज। ठीक है, अगर तुम देखो, अगर तुम इक्वालिटी सर्चेज हमारा क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी बताओ, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 105 है, वहाँ पे बता दो क्या क्या है उस ट्यूपल पे। और ये हमारा रेंज क्यूरीज के लिए सुटेबल नहीं है, तो इसका मैं तुमको बता देता हूँ हैशिंग का एक बार। तो हैशिंग इज़ अ टेक्निक दैट converts a value into a fixed size hash code which is used to locate the data quickly। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो हैशिंग में क्या होता है, हम स्टोरिंग करते हैं और रिट्रीविंग करते हैं डेटा। और जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। और जो हमारी लार्ज वैल्यूज़ होती हैं उनको हम क्या करते हैं, हैशिंग में मैप कर देते हैं स्मॉलर वैल्यूज़ में। और ये किसकी वजह से हो पाता है, हैशिंग की वजह से और हैश फंक्शंस की वजह से। तो इट इज़ यूजफुल व्हेन यू आर लुकिंग एग्जैक्ट की लुकअप्स। तो ये काम कैसे करता है, जैसे एक की है स्टूडेंट आईडी, उसको हमने एज ए इनपुट दिया और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हैश फंक्शन जो होगा वो प्रोसेस करेगा इस की को और रिटर्न कर देगा एक यूनिक मेमोरी लोकेशन जिसको हम बकेट कहते हैं। तो वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। फिर जो हमारा डेटा होता है वो स्टोर हो जाता है उस बकेट में क्विक एक्सेस के लिए। जैसे अगर तुम देखो हमारे पास स्टूडेंट आईडी का ये टेबल है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है। हैश फंक्शन हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने मॉड्यूलस वाला यूज़ किया है, मॉड्यूलस बाय 10 वाला। ये देखो हैश फंक्शन हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा एक्स मॉड 10 और एक हो जाता है हमारा एक्स मॉड एन, एक हो जाता है मिड स्क्वायर और एक होता है फोल्डिंग मेथड। ये चार अपने इंपॉर्टेंट हैश फंक्शन है, सबसे ज़्यादा अपना यही यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने ये वाला हैश फंक्शन लगाया, एक्स हमारा 101 मॉड्यूलस 10। तो ये हमें क्या करेगा, हमको रिमाइंडर बताएगा, रिमाइंडर जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो 1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो हमारी बकेट 1 में स्टोर हो गया। ऐसे ऐसे करके हमारा 1 2 3 4 आ गया। तो ये हमारे हैश फंक्शन ऐसे हमारा काम करता है। तो इसके साथ हमारा हैशिंग कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे अपना इंडेक्सिंग भी था कि इंडेक्सिंग क्या होता है। तो ये क्या होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है और जो हमारे सारे इंडेक्स होते हैं स्टोर होते हैं डेटाबेस में। और इसका तुम वो देख लो क्या रहता है सिंटेक्स। अगर तुमको क्या कहते हैं इंडेक्स क्रिएट करना है तो तुम्हें क्या लिखना है, क्रिएट इंडेक्स लिखना है, फिर तुम्हें इंडेक्स का नाम लिखना है और किस टेबल पे बनाना है वो मैंने लिख दिया, और फिर उसके बाद तुम्हें कॉलम का नाम लिख देना है। तो ऐसे हमारा इंडेक्स बन जाता है। और वही है कि इन दोनों की हेल्प से क्या हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है और कॉन्स्टेंट हो जाती है इन केस ऑफ हैशिंग। तो यहाँ पे समरी है कि हैश फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट करता है की को बकेट इंडेक्स में। फिर बकेट क्या होती है, ये स्टोरेज यूनिट होती है जहाँ पे जो हमारा डेटा होता है प्लेस होता है। और फिर जब हम कुछ यहाँ पे क्यूरी वगैरह लिखते हैं तो फिर हमारे बकेट के थ्रू एक्सेस होती है। तो बकेट के थ्रू काफ़ी जल्दी एक्सेस हो जाती है। कोलिजन में क्या होता है, जब अगर हमारी हैश वैल्यू सेम आ जाएंगी तो फिर हमारा वहाँ पे कोलिजन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रोल नंबर मान लो एक तो 101 हो गया और एक मान लो 201 हो गया। तो 201 के केस में क्या होगा, यहाँ पे भी जो हमारी हैश वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, जो हैश फंक्शन से आएगी। तो यहाँ पे हमारा कोलिजन हो गया दोनों के बीच में, तो उसको हम कोलिजन कहते हैं। उसके बाद हमारी उसकी हमें हैंडलिंग भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम चेनिंग प्रोबिंग वगैरह कर सकते हैं, उससे हम उसके अपने कोलिजन की हैंडलिंग कर लेते हैं। अगला अपना इसमें टॉपिक नो एसक्यूएल है, बट उससे पहले अपना जो यूनिट 4 का जो सिलेबस है उसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे अपने टाइप ऑफ डेटाबेसेस, तो थोड़े टाइप ऑफ डेटाबेसेस देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें अपना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और वेब डेटाबेस, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं साथ में।
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस से क्या मतलब हो गया, उप्स। यहाँ पे अगर तुम देखो तो उप्स कुछ याद आ रहा होगा, तो ये हमारा उप्स से ही रिलेटेड है जो हमारा डेटाबेस है ये। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है उसको हम एज ऑब्जेक्ट्स जो करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या करते थे, जो अपनी एंटिटीज़ होती थी उनको ऑब्जेक्ट्स के उसमें कर लेते थे, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के उसमें। वेब डेटाबेस में क्या होता है, हम एक रिलेशनल या नॉन रिलेशनल मॉडल यूज़ करते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को स्टोर कर लेता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स विद एट्रीब्यूट्स, मेथड्स एंड इनहेरिटेंस। ये सिंपल डेटा टाइप्स को ही स्टोर करता है, जैसे अपना टेबल विथ रोज वगैरह, स्ट्रक्चर डेटा को यानी कि स्टोर कर रहा है ये। अगला अपना इंटरफेस, इंटरैक्ट्स यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे हमारी एसक्यूएल वगैरह नहीं चलती है यार, एसक्यूएल वगैरह तो कहीं और चलती थी। तो भाई यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे एसक्यूएल नहीं चलेगी, यहाँ पे चलेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेजेस, जैसे कि ओक्यूएल वगैरह, ये सब चलती हैं। और ये कैसे अपना करता है, एसक्यूएल वगैरह से करता है। और यहाँ पे इंटरैक्ट कैसे होता है, वेब इंटरफेसेस से होता है, जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं हम उसके थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, और एसक्यूएल यूज़ होती है वहाँ पे हमारी। यूज़ केसेस देखो तो यूजेस आइडियल फॉर एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स डेटा एंड रिलेशनशिप्स। और हमारे वेब एप्लीकेशंस के लिए जो हमारा अपना वेब डेटाबेस है, लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ई कॉमर्स एंड यूज़र डेटाबेसेस। आगे चलते हैं, आगे अपना सिलेबस में ही है कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वर्सेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स। तो हमने बात की थी जो हमारी कैप थ्योरम होती है वो हमारे किस पे चलती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेटाबेस पे चलती है ना कि सेंट्रलाइज्ड पे। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो एक ही सिस्टम पे या यानी कि एक ही मशीन पे स्टोर किया जाता है, एक ही सर्वर में स्टोर होता है। पर डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, हमारे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं यहाँ पे इस केस में डिस्ट्रीब्यूटेड में। तो अगर तुम देखो इसको रीड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज बेसिकली अ डेटाबेस दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन सिस्टम। यानी कि एक सिस्टम पे नहीं रहता सेंट्रलाइज्ड की तरह, वो क्या करता है, इट इज़ स्प्रेड ओवर डिफरेंट साइट्स। वो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे क्या कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है। कि जैसे मैंने क्या करा, एक सर्वर यहाँ पे दिल्ली में है, एक यूएस भेज दिया, एक अपना मुंबई में है, तरह तरह जगह मैंने क्या करा, अपना डेटाबेस मतलब अपना भेज दिया मैंने, अपना डेटा हर जगह स्टोर हो गया। वो अपना सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, वो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स में हो गया। फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, लोकेटेड होता है वेरियस साइट्स दैट डोंट शेयर फिजिकल कंपोनेंट्स। दिस मे बी रिक्वायर्ड व्हेन अ पर्टिकुलर डेटाबेस नीड्स टू बी एक्सेस्ड बाय वेरियस यूजर्स ग्लोबली। तो अगर तुम देखो जैसे अमेजोन है, जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, तो इन सब के जो डेटाबेसेस हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उनका जो डेटाबेस है एक जगह पे ही नहीं है। तुम कहोगे कि जो गूगल का डेटाबेस होगा वो तो बस यूएस में ही होगा एक ही जगह, नहीं, उनका इंडिया में भी है, उनका हर जगह है, दिल्ली में भी होगा, मुंबई में भी होगा, बहुत जगह होगा। ठीक है, तो क्योंकि उन वैसे क्यों कर रहे हैं, क्या ताकि जो यूजर्स जो ग्लोबली इंटरेक्ट कर रहे हैं उनसे, उनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आराम से एक्सेस कर पाएँ उसको, एक्सेस करने में उसको कोई दिक्कत ना आए। जैसे हम यूट्यूब देख रहे हैं, तो यूट्यूब को हमें एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जो उसके डेटाबेसेस हैं पूरे जगह फैले हुए हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आती है उस वजह से। फिर उसके बाद उसके टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस डेटाबेस और एक होता है हमारा हेटेरोजीनियस डेटाबेस। होमोजीनियस डेटाबेस में क्या होता है, ऑल डिफरेंट साइट्स स्टोर डेटाबेस आइडेंटिकली। यानी कि यहाँ पे हमारे क्या बनता है, रेप्लिका बनता है, सेम होता है बिल्कुल। और हमारे क्या होते हैं, ईजी टू मैनेज होते हैं। फिर हेटेरोजीनियस में क्या होता है, डिफरेंट साइट्स कैन यूज डिफरेंट स्कीमा एंड सॉफ्टवेयर दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन क्यूरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पे मेरा स्कीमा अलग होगा, ठीक है, और a particular site might be completely unaware of the other sites. Different computers may use a different operating system, different database application. They may even use different data models for the database. ठीक है, कोई कोई और डेटाबेस यूज़ कर सकता है, कुछ नहीं पता, तो हमारे हेट्रोजीनियस हो जाते हैं। बस हम ये याद रखना, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, उसमें जो हमारा डेटा होता है वो एक जगह स्टोर नहीं होता, हम उसको हर जगह बहुत तरह की जगह मतलब वहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स में स्टोर करते हैं। इतना वो है, दोनों के बीच में डिफरेंस ही रहता है। और इसके दो टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद है, हाउ कैन वी स्टोर द डेटा इन
डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको करने के हमारे पास टू वेज हैं। तो सबसे पहले अपना रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब हो गया कॉपी कर लेना बिल्कुल। और एक होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी फर्दर टू टाइप्स की होती हैं। पहले देखते हैं रेप्लिकेशन। तो इन दिस अप्रोच द एंटायर रिलेशनशिप इज स्टोर्ड redundantly at two or more sites। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फुली रिडंडेंट होता है, यानी कि एकदम डुप्लीकेट होता है ये। रिडंडेंट मतलब क्या होगा, डुप्लीकेसी आ गई यहाँ पे। तो हमारा बिल्कुल डुप्लीकेट ही डेटाबेस होता है ये। एंसेंट रेप्लिकेशन सिस्टम मेंटेन कॉपीज ऑफ डेटा। तो ये जैसे एडवांटेज कैसे है, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कर लेता है डिफरेंट साइट्स। ऑल्सो नाउ क्वेरी रिक्वेस्ट कैन बी प्रोसेस्ड इन पैरेलल। और इसके कोई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके आधार की इन्फॉर्मेशन है, तो मान लीजिए दिल्ली में भी स्टोर हो रखी है और मुंबई में भी स्टोर हो रखी है। तो वो जगह जगह में सेम ही जो डिटेल्स हैं वो स्टोर हो रखी हैं, ताकि अगर मान लो एक जगह से आपके आधार की डिटेल्स जो हैं गवर्नमेंट के पास वो चली गई, तो वो दूसरे सर्वर पर एक्सेस कर ले। अब मान लो गवर्नमेंट के जहाँ पे उन्होंने सर्वर अपना वो कर रखा है वो फट गया, कुछ हो गया, कनेक्शन नेटवर्क फेल हो गया, तो ऐसे तो सारी आपके आधार की डिटेल सब चली जाएगी गवर्नमेंट के हाथ से। पर ऐसा नहीं होता, वो उनकी दूसरी जगह पे उन्होंने रेप्लिकेट किया होता है, तो वो दूसरी जगह से एक्सेस कर लेंगे। अगला आता है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो अपना टेबल होता है, रिलेशन करता होता है, उसको हम छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं, यानी कि उसके फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं। छोटे पार्ट्स में हमने उनको बांट लिया है, फ्रेगमेंट कर लिया, उनको हमने तोड़ दिया है, ठीक है। तो जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं उनको हमें ऐसे तोड़ना है, मतलब हर सच अ वे दैट दे कैन बी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल रिलेशन, कि उनको हम फिर से जोड़ के अपना ओरिजिनल रिलेशन बना लें। और ऐसे नहीं तोड़ना कि हमारा लॉस ऑफ डेटा हो जाए, कि कुछ ज़्यादा ही तोड़ दिया, कुछ कर दिया। ये हमारा एडवांटेजेस है, क्योंकि इसमें कॉपीज़ नहीं बनती हैं, कंसिस्टेंसी तो इसमें आएगी नहीं, मतलब इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसमें एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या मतलब हो गया, कि तुम स्प्लिटिंग बाय रोज करो। जैसे मान लो तुम्हारे पास टेबल है पूरा और तुमने ऐसे तोड़ दिया, तो हमारे यहाँ पे क्या बन गई, स्प्लिटिंग बाय रोज। तो हमने अपने रो कट कर दी, एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। जैसे मान लो मेरे पास डीपीएस स्कूल है, तो पूरे डीपीएस के ओवरऑल इंडिया उनका एक सर्वर बना हुआ है। तो जैसे मान लो डीपीएस दिल्ली और डीपीएस मुंबई, तो 500 बच्चे हैं। तो जो शुरू पर वाले यहाँ पे दिल्ली के बच्चों की इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो वो जो दिल्ली की इंफॉर्मेशन स्टोर है दिल्ली के बच्चों की, वो क्या होगा, वो दिल्ली वाले डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। और जो नीचे मुंबई के बच्चे हैं, इसको यहाँ से दो फ्रेगमेंट्स बना के इसको जो मुंबई का डेटाबेस है वहाँ स्टोर कर देंगे। यानी कि पूरे डीपीएस जो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया डीपीएस हैं, उसकी जो बच्चों की इंफॉर्मेशन थी वो पूरे इसमें स्टोर हो रखी थी, पूरे हमारे टेबल में। उसके हमने फ्रेगमेंट्स बना दिए। और जो शुरू के 500 बच्चे थे वो दिल्ली के थे, उनको दिल्ली के सर्वर में डाल दिया, डेटाबेस में डाल दिया। और जो नीचे के बच्चे थे मुंबई के थे, उनको वहाँ के सर्व उसमें डाल दिया, डेटाबेस में। तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन किया है। वर्टिकल में क्या करते हैं, हम यहाँ पे रोज कॉलम से काटते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे कट कर देते हैं, ये अपना वर्टिकल में हो जाता है। और कभी कभी ऐसी भी होती है, एक अप्रोच भी होती है जो हाइब्रिड होती है, जहाँ पे हम फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, यानी कि काट पीट भी रहे हैं और कॉपी भी मार रहे हैं, रेप्लिकेट भी कर रहे हैं, दोनों को यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपना आ जाता है कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स की। तो ये हमारा अगर देखो तुम, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ होता है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, मिलिट्री कंट्रोल सिस्टम, होटल चेन्स, या फिर तुम्हारी जो है बड़ी बड़ी जो हमारी सर्विसेज हैं, अमेजोन जो दे रहा है, गूगल जो दे रहा है, ठीक है। ये सब में, या फिर गवर्नमेंट इसको यूज़ कर रही है, आधार की इन्फॉर्मेशन जगह जगह स्टोर है, रेप्लिकेट किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो अपना ये सब होता है जिसके एप्लीकेशंस हैं। और इस केस में जो हमारा सेंट्रलाइज्ड होता है वो फेल हो जाता है। अब मान लीजिए सारी आधार की डिटेल्स एक जगह स्टोर कर रखी हैं बड़े से डेटाबेस में, और वहाँ पे ही कुछ हो जाए, तो सबकी तो इन्फॉर्मेशन गई, है ना। आगे हमारा अगला टॉपिक आता है इसमें सिलेबस में, जिसको हम बोलते हैं अपना डेटा वेयर हाउसिंग वर्सेज डेटा माइनिंग। इसमें क्या है अपना, डेटा वेयर हाउसिंग और माइनिंग में, जो डेटा वेयर हाउसिंग है उसमें क्या करते हैं, हम एक गोडाउन बनाते हैं, एक वेयर हाउस बनाते हैं जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं।
और डेटा माइनिंग में क्या करते हैं, जो हमने गोडाउन बना रखा है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रखा है, उसको एक्सेस करके उस पर हम एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस कैसे करते हैं, काफ़ी सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह लगाते हैं, तरह तरह से हम डेटा एनालिस्ट को बुलाते हैं, इसे हम एनालिस्ट करते हैं। अगर तुम इसमें मेन देखो तो डेटा वेयर हाउसिंग क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्वालिटी डेटा। ठीक है, ये क्या करता है, गोडाउन बना देता है और वहाँ पे सारा जो डेटा होता है उसको काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करता है। और क्वालिटी डेटा स्टोर करता है, कोई रिडंडेंट डेटा नहीं होता, कुछ डुप्लीकेसी नहीं होती, बिल्कुल सटीक सही डेटा आपको वहाँ पे रख देता है इस गोडाउन में। डेटा माइनिंग क्या करती है, ये जो डेटा होती है, ये जो नॉलेज होती है, या जो डेटा होता है उसको एक्सेस करती है और उसमें से फिर नॉलेज निकालती है, यानी कि एनालिसिस करती है। जो मैंने कहा था ना डेटा और इन्फॉर्मेशन यूनिट 1 में, तो यहाँ पे डेटा सारा अच्छे से स्टोर कर रखा है और डेटा माइनिंग क्या करी, इन्फॉर्मेशन निकाल रही है। डेटा से क्या निकल रही है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल रही है। मेन अपना ये हो गया प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग डेटा और डिगिंग इनसाइट्स फ्रॉम दैट डेटा। इसको पढ़ लेना, जैसे पढ़ लेते हैं एक बार। Our data warehouse is a database system that is designed for analytical analysis instead of transaction work. तो हमने इसको एनालिसिस के लिए बनाया इस गोडाउन को, ताकि इस गोडाउन पे बाद में जाके क्या हो पाए, एनालिसिस हो पाए। डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा पैटर्न्स। प्रोसेस क्या है, डेटा स्टोर्ड periodically, और यहाँ पे हमारे क्या होता है, डेटा इज एनालाइज्ड रेगुलरली। पर्पस क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं डेटा को, ताकि ईजी रिपोर्टिंग हो जाए या एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, और वही एक्सेस कौन करता है, डेटा माइनिंग में हमारा एक्सेस होता है और फिर पैटर्न्स वगैरह को आइडेंटिफाई किया जाता है। मैनेजिंग अथॉरिटीज़, ये हमारे इंजीनियर्स करते हैं, ये हमारे बिजनेस यूजर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर्स। फिर डेटा हैंडलिंग देखो कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ पुलिंग ऑल रेलिवेंट डेटा टुगेदर, और डेटा माइनिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट्स। फंक्शनैलिटी सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटीग्रेटेड टाइम वेरिंग एंड नॉन वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूट डेटा वेयर हाउसेज। यहाँ पे अपना एआई वगैरह आ जाते हैं, उनके मॉडल्स आ जाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज में यूज़ करते हैं। टास्क वही है कि अपने एक्सट्रैक्ट करो, स्टोर करो डेटा को, ये जो मैंने बताया था, और यहाँ पे पैटर्न्स निकालो अपनी एआई मॉडल्स की हेल्प से, जैसे करना है निकालो। ठीक है, यूजेस उसके ये सब हो गए, पढ़ लेना। अब आगे हम अपना जाएंगे। हमने देख लिया कि हमारा डेटा वेयर हाउसिंग और माइनिंग क्या होता है, इसको एक बार डिटेल में भी देख लेना। ठीक है, इसके बाद अपने नो एसक्यूएल पे आ जाते हैं। तो नो एसक्यूएल क्या होता है, हमारा एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा था, हमने माई एसक्यूएल देखा था। तो नो एसक्यूएल क्या होता है, अपना नॉट एनयू एसक्यूएल होता है। नॉट एनली ओनली एसक्यूएल का क्या मतलब होता है कि कुछ एसक्यूएल से बढ़ के है ये मतलब तुम ये सोचते हो कि जो हमारा डेटा होता है वो हमारा एसक्यूएल के हिसाब से स्टोर होता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड उसमें स्टोर होता है, पर नहीं, ज़रूरी नहीं कि एसक्यूएल में सारा स्टोर हो डेटा। हमारे पास कुछ एसक्यूएल से भी बढ़ के हमारे पास और भी कुछ तरीके हैं। ये नहीं कि सब कुछ एसक्यूएल ही है, एसक्यूएल नहीं है तो कुछ नहीं है, एसक्यूएल महान है। नहीं, अगर एसक्यूएल नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एसक्यूएल से भी कुछ बढ़ के है या उसके अलावा भी है कुछ, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट ओनली एसक्यूएल, कि भाई एसक्यूएल ही सब कुछ नहीं है, नॉट ओनली एसक्यूएल। तो इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा क्या है। तो इसमें क्या होता है, आपका फिक्स स्कीमा नहीं होता, इट अवॉइड जॉइंट्स, इजी टू स्केल, और इसका मेजर पर्पस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर्स विथ ह्यूमनस डेटा स्टोरेज नीड्स। तो इसको हम बिग डेटा के लिए यूज़ करते हैं और रियल टाइम वेब एप्स के लिए करते हैं। और जो हमारे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, जो अपना इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, ये सब इन्हीं का यूज़ करते हैं NoSQL का। और मैंने फुल फॉर्म बता दी, ये होती है। तो अगर इसमें तुमने देखा तो इसमें कोई फिक्स स्कीमा नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, अपना जो नो एसक्यूएल होता है, जैसे जो हमारा एसक्यूएल होता है उसमें तुम बस स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करा सकते हो, पर जो हमारा नो एसक्यूएल होता है उसमें तुम तरह तरह का, उसमें तुम स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये तीनों टाइप्स के डेटा स्टोर करा सकते हो। जैसे एसक्यूएल डेटाबेस में बस स्ट्रक्चर्ड डेटा, रिलेशनल डेटा ऐसे स्टोर करा रखा है। यहाँ पे तुम अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या आ जाते हैं, अपने ईमेल्स आ जाती हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड में। इसमें लिखा हुआ नहीं है पीडीएफ में, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है सेमी स्ट्रक्चर्ड। वैसे सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या आ जाता है, ईमेल्स आ जाती हैं अपनी। ईमेल्स सेमी स्ट्रक्चर्ड कैसे होती हैं, क्योंकि उसका एक फॉर्मेट हो रहा है ना, कि टू फ्रॉम हेलो ऐसे होता है ना, एक
फॉर्मेट फॉलो होता है, पर उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे अपनी कहानियाँ बनाई होती हैं। तो वो हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया कि थोड़ा-सा स्ट्रक्चर्ड एक लेआउट फॉलो कर रहा है, बट नीचे अपनी कहानी बना रखी है कंटेंट में। स्ट्रक्चर्ड भाई बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हो गया अपनी, बड़े अच्छे हमने वो बना रखी हैं, अपने टेबल बना रखी हैं, अपनी रोज़ वगैरह बना रखी हैं। अनस्ट्रक्चर्ड बिल्कुल हिला हुआ है डेटा, और एक होता है पॉलीमॉर्फिक डेटा, ठीक है? इसके बाद जो हमारा चार्ट्स होती हैं, जैसे वो हमारी क्या हो जाती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाती हैं, तो वो सब भी उसमें स्टोर हो जाती हैं हमारी। और मैंने एक चीज़ कही थी, इसमें स्केलिंग जो है वो होती है। तो स्केलिंग क्या होती है वो भी बताता हूँ, स्केलिंग क्या होती है। स्केलिंग अपनी 2 टाइप्स की होती है, ये याद रखना। एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज़ को बढ़ाना, मतलब किसी चीज़ को स्केल करना, अपस्केल करना किसी चीज़ को, और अपग्रेड करना, उसको तुम स्केलिंग कह सकते हो। स्केलिंग का मतलब तुम्हें ये मतलब कह दिया कि जैसे मेरे पास गाड़ी है, मान लो मेरे पास थार है, मैंने उसको रूबीकॉन बना दिया, यानी कि मैंने उसको क्या कर लिया, स्केलिंग कर ली, उसको मैंने अपस्केल कर दिया, ठीक है? तो आगे देखते हैं नो एसक्यूएल। ये मैंने बता दिया क्या होता है, और यहाँ पे मैंने बता दिया था कि यहाँ पे चॉइस नहीं होता और इजी टू स्केल होता है। और वाई नो एसक्यूएल, तो ये हमारा पॉपुलर इसलिए हो पाया था क्योंकि जो हमारे गूगल, फेसबुक, अमेजोन जैसे जाइंट्स थे, वो जो हमारे ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा के साथ डील कर रहे थे, उन्होंने इसका यूज़ किया, क्योंकि इनके पास जो नो एसक्यूएल होता है हमारे पास ह्यूज डेटा के लिए होता है, और द सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम्स बिकम स्लो व्हेन यू यूज RDBMS फॉर मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। तो जो अपने एसक्यूएल के डिसएडवांटेजेस है ना, उसको जो फुलफिल किया, मतलब उसके डिसएडवांटेजेस को ठीक जो किसने किया है, नो एसक्यूएल ने किया है। तो टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कुड स्केल अप आवर सिस्टम्स बाय अपग्रेडिंग आवर एक्सिस्टिंग सॉफ्ट हार्डवेयर। दिस प्रोसेस इज एक्सपेंसिव, ऐसे कुछ है। मैं तुमको पहले हिस्ट्री बता देता हूँ, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ये है, जैसे शुरू शुरू में क्या हुआ था, कुछ डिकेड्स पहले की बात की कहानी है, कुछ डिकेड्स पहले की। जो अपनी स्टोरेज होती थी ना, वो काफ़ी महंगी होती थी। जो कुछ आपको अगर स्टोरेज खरीदनी होती थी, वो काफ़ी महंगी पड़ती थी आपको। तो उस वजह से क्या हुआ था, एसक्यूएल आया था। वो ये कहता था कि जो जैसे आपको जी पता है कि स्टोरेज काफ़ी महंगी है, तो आप जो है रिडंडेंट डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पैसे वेस्ट होंगे। आप सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार स्टोर करें तो आपके पैसों का घाटा है, वैसे ही भैया स्टोरेज इतनी महंगी चल रही है, तो आप कैसे उसको बार बार। तो उसमें रिडंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन वगैरह जैसे टेक्निक्स को यूज़ करके हमने एकदम सटीक डेटा को क्या किया था, स्टोर करने लगे थे, क्योंकि जो हमारी वो थी स्टोरेज काफ़ी एक्सपेंसिव थी। पर बाद में क्या हुआ, स्टोरेज जो थी वो चीप होने लग गई, जब हमारे क्लाउड सिस्टम्स आ गए, गूगल क्लाउड वगैरह सब आ गए, तो जो हमारी स्टोरेज थी वो काफ़ी सस्ती हो गई। आज के टाइम पे भी देख लो, स्टोरेज काफ़ी सस्ती है। जो एक मेमोरी कार्ड है 16 GB वगैरह का, वो तुमको कुछ 400 450 में मिल जाएगा। स्टोरेज आज के टाइम पे काफ़ी सस्ती हो चुकी है। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई एसक्यूएल में क्यों इतना दिमाग मारें, उसमें हमको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। तो अब तो स्टोरेज की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो सेम डेटा जो है हम ऐसे ही भर देंगे सारा उसमें, क्योंकि भाई स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में ही है स्टोरेज तो। है, गूगल के 100 ईमेल जीमेल अकाउंट बना लो, 150 GB मिल गया, मस्त स्टोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों इतना वो करना, झंझट लेना, नॉर्मलाइज करो, ये करो। और जैसे भी अगर तुम देखो, तो उस वजह से क्या हुआ था, अपना नो एसक्यूएल थोड़ा आने लग गया था उस वजह से। मतलब नो एसक्यूएल जो होता है, जो हमारा होता है, मैंने अभी बताया था कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी खुद से भी काम कर लेता है। एसक्यूएल को क्या चाहिए, बस स्ट्रक्चर डेटा, कि मैं स्ट्रक्चर डेटा पे ही काम कर सकता हूँ, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम नहीं कर सकता। नो एसक्यूएल क्या कहते हैं, मैं अनस्ट्रक्चर्ड पे भी कर लूँगा, मुझे रिडंडेंसी से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उस वजह से हमारी नो एसक्यूएल की शुरुआत हुई। तो नो एसक्यूएल की शुरुआत किसकी वजह से हो गई, अपनी रिडंडेंट डेटा की वजह से हो गई। और एसक्यूएल की एक ड्रॉबैक ये है कि अगर तुम उसमें सर्चिंग वगैरह कुछ परफॉर्म करते हो, कुछ क्वेरी वगैरह लिखते हो, अगर डेटा बहुत बड़ा है, तो तुमको जो वापसी है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसको लगता है टाइम, वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। उसको सर्चिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है, वो चीज़ इसमें नहीं है। तुम अगर देखो, जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है इन केस ऑफ एसक्यूएल, ठीक है? पर जो अपना नो एसक्यूएल है, अगर तुम डेटा को वैसे स्टोर करोगे, अगर तुम नो एसक्यूएल डेटाबेसेस को यूज़ करोगे, तो जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है काफ़ी फास्ट हो जाता है। अब जो गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी कंपनीज़ हैं, जैसे हम हैं,
हम ये थोड़ी ना वेट करेंगे हमने कुछ गूगल पे सर्च किया और वो 2 दिन लगा दे, हम इनकॉग्निटो पे गए, हमें कुछ सर्च करना है और अब हमारा टाइम था, वो हमको 1 घंटे बाद लोड करके दे रहा है, ये सारा टाइम चला गया हमारा, है ना? तो सर्चिंग मतलब उसमें रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी स्लो हो जाता है एसक्यूएल के केस में। तो एक उसको स्ट्रक्चर करो, फिर स्ट्रक्चर करके उसको स्टोर करो एसक्यूएल डेटाबेस में, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स टाइम भी स्लो है। तो फ़ायदा क्या है, वैसे भी अब स्टोरेज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टोरेज तो अब चीप हो चुकी है, फ्री हो चुकी है। तो उस वजह से हमारा नो एसक्यूएल का फिर चलने लग गया। तो नो एसक्यूएल का चलने लग गया उस वजह से। और एक चीज़ और है, हम क्या करते हैं जो स्केलिंग होती है, मैंने स्केलिंग कही थी तो उसमें मैंने कहा था कि जो स्केलिंग होती है काफ़ी ईज़ी होती है। स्केलिंग ईज़ी होती है इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे हम डेटा को क्या कर रहे हैं, हम डालते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं डेटा को। तो एक टाइम के बाद जो हमारा हार्डवेयर है, जो डिस्क है वो भर जाएगी। अब वो कहेगी कि मेरे से और तो हो नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसी को बढ़ा दो या फिर कहीं और जगह स्टोर कर दो वो डेटा, है ना? तो उसको कहीं और स्टोर कर दो। तो अगर जैसे एसक्यूएल है, एसक्यूएल में क्या है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है और फिर वो क्या हो जाता है, पूरा भर जाता है। तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना सीपीयू वगैरह इन सबको अपग्रेड कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, मैंने क्या कहा था, अपग्रेड कर सकते हैं। तो वो हम कर लेंगे, पर हम उसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नहीं कर पाएँगे। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, यहाँ पे एक डेटाबेस है, हमने 6 डेटाबेस और लगा दिए। इसको हम क्या कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। पर ये चीज़ एसक्यूएल में नहीं है। नो एसक्यूएल में क्या है, हम ये दोनों कर सकते हैं। नो एसक्यूएल में हमारी ये परफॉर्म हो पाती है, इसलिए हो पाती है क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंस होते हैं ना, जॉइंस का कंसेप्ट हमारे नो एसक्यूएल में नहीं होता है इतना, बट हमारा एसक्यूएल में काफ़ी ज़्यादा जॉइंस का कॉन्सेप्ट है। अगर तुम कोई डेटा वो करोगे, तो वहाँ पे क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं, तो उस हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, रिट्रीव करके देना पड़ेगा, तो वहाँ पे जॉइंट्स लगेंगे। थोड़े से समझने में दिक्कत हो रही होगी, पर ये चीज़ याद रख लो कि जो अपनी स्केलिंग होती है ना, वर्टिकल स्केलिंग होती है बस एसक्यूएल में, पर जो नो एसक्यूएल होता है उसमें हमारी स्केलिंग अप भी होती है और स्केल आउट भी होता है। दोनों स्केलिंग पॉसिबल है, उस वजह से जो अपनी एसक्यूएल है वो मार खा जाती है और नो एसक्यूएल आराम से चल जाता है। और तुम कहोगे कि बस स्केल अप करते रहो क्या दिक्कत, पर जो हमारा स्केल अप होता है सिस्टम को करना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक ही चीज़ को स्केल अप करते रहो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मैं कहूँ कि एक बंदे को हीरो बनाना है, तो उसकी बॉडी शॉडी बनवाओ, कराटे जूडो सीखो, ये सब करो, तो उसमें काफ़ी पैसा लगेगा और वो एक बार में कुछ 5-6 बंदे पीट पाएगा। इससे अच्छा क्या करो, सीधा 5-6 बंदे ले आओ, वो सस्ता पड़ेगा। तो हॉरिज़ॉन्टली स्केल करना सस्ता है और वर्टिकली स्केल करना महँगा है, एक ये भी हो जाता है। और यहाँ पे हिस्ट्री थी, फिर उसका फीचर्स देख लो, फीचर्स क्या-क्या हैं। तो जो नोएसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं अपने, वो हमारे रिलेशनल मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं और वर्क विद सेल्फ कंटेन्ड एग्रीगेट्स और ब्लॉब्स, डज़ नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग एंड डेटा नॉर्मलाइजेशन, नो कॉम्प्लेक्स फीचर्स लाइक क्वेरी लैंग्वेजेस, क्वेरी प्लानर्स, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी या फिर एसिड, ठीक है? मेन चीज़ ये रहती है कि वो हमारे क्या रहते हैं, स्कीमा फ्री रहते हैं, आपको कोई स्कीमा फॉलो नहीं करना पड़ता है। जो अपना नो एसक्यूएल होता है, उसमें आपको कोई स्कीमा फॉलो नहीं करना पड़ता। तो और क्या-क्या इसके वो रहते हैं, हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग मैंने बता दी है। एक इसमें क्या रहती है, हाई अवेलेबिलिटी रहती है और दूसरा क्या है, ईज़ी इंसर्ट एंड रीड ऑपरेशंस हो पाते हैं इसमें हमारे, ठीक है? क्योंकि हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग हो रही है तो इसलिए आराम से इंसर्शन और रीड ऑपरेशंस हो पाते हैं। पर अगर तुमको अपडेशन करना है तो उसमें जो हमारा वो है, नो एसक्यूएल वो मार खा जाता है, वो नहीं कर पाता है। और अब आगे बता देते हैं क्या था नो एसक्यूएल, यहाँ पे सीधे समझ लेते हैं नो एसक्यूएल। तो ये मेरी जैसे है, यहाँ पे मेरी स्कीमा लेस है, मतलब यहाँ स्कीमा फ्री है, ये मेरी जेसन डॉक्यूमेंट है ना? तो जेसन डॉक्यूमेंट में क्या कर रखा है, मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर कर रखी है। तो जेसन डॉक्यूमेंट क्या होती है, अपनी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन डॉक्यूमेंट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो यहाँ पे हमने क्या स्टोर कर रखा है, आईडी, नेम, ईमेल, एज, एड्रेस, कोई ऐसा स्कीमा सा नहीं है, और फिर बाद में हॉबीज़ कर रखी हैं। ऐसे हम एक और जेसन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम हॉबीज़ को हटा सकते हैं, पूरे एड्रेस को हटा सकते हैं, एज को भी हटा दो और उसको भी स्टोर कर सकते हैं।
पर ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल में नहीं कर सकते ये। और अगर एसक्यूएल में ऐसे करेंगे तो आप अगर ये क्या करोगे, इनके क्या बनाओगे, कॉलम्स बनाओगे आईडी, नेम, एज वगैरह के। फिर उसके बाद जैसे मैंने इन सब में हटा दिया था, उसमें तुमको नल नल करना पड़ेगा। तो उस वजह से भी अगर तुम देखो तो हमारी जो स्टोरेज है ना वो वेस्ट ही हो रही है, तो कोई फ़ायदा है नहीं। फिर उसके बाद अगर तुम देखो जो एसक्यूएल होता है उसमें जो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर होती है वो हमारी कैसे होती है, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स में। तो कलेक्शन क्या होता है, कंटेनर होता है डॉक्यूमेंट्स का। यानी कि कलेक्शन के अंदर क्या आती हैं, काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स आती हैं, जैसे हमारा टेबल हो गया। डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक जेसन लाइक रिकॉर्ड होता है विद इन अ कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर ही होता है और ये रिकॉर्ड होता है। ये देखो ना, डॉक्यूमेंट ही तो है ऊपर, ये पूरी डॉक्यूमेंट है और ये हमारे कलेक्शन के अंडर आती है एक। ठीक है, तो ये हमने बता दिया पूरा। और यहाँ पे हमने क्या बना रखी है, एक नेस्टेड डॉक्यूमेंट बना रखी है। ये चीज़ और देख लो, ये हमारी नेस्टेड और एम डॉक्यूमेंट है, समझने में भी ईजी रहेगा। हमने एक और अंदर डॉक्यूमेंट बना रखी है। और हमें अगर कोई मल्टीपल वैल्यूज़ वगैरह स्टोर करानी होती है तो फिर हम एरेज यूज़ करते हैं। उस केस में यहाँ पे एरे बना रखा है हमने। जैसे हॉबीज़ का सेक्शन है, एक्टिंग, रीडिंग, तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ आ गई। उसको हम क्या कह देते हैं, एरेज के अंदर डाल देते हैं उसको। फिर अब हम एसक्यूएल और नो एसक्यूएल को कंपेयर कर रहे थे, तो स्केलेबिलिटी देख लो कि नो एसक्यूएल इज डिजाइन टू स्केल हॉरिजॉन्टली बाय एडिंग मोर सर्वर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। और एसक्यूएल में क्या रहता है, ये बस वर्टिकली क्या करता है, स्केल करता है। ठीक है, एक सिंगल सर्वर कोई बड़ा करता रहेगा ये, जो कि कॉस्टली रहता है। फिर स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो नो एसक्यूएल होता है उसका स्कीमा लेस डिज़ाइन होता है और हमारे यहाँ पे इजी स्टोरेज वगैरह होता है और रैपिडली चेंजिंग डेटा विदाउट द नीडिंग टू ऑल्टर द स्कीमा। ठीक है, स्कीमा को भी चेंज करने की दिक्कत नहीं है। एसक्यूएल में क्या रहता है, रिक्वायर अ प्री डिफाइंड स्कीमा। आपको क्या चाहिए होता है, प्री डिफाइंड स्कीमा चाहिए होता है। ऑल्टरिंग द स्कीमा, एडिंग न्यू कॉलम्स कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, स्पेशली विद इन द लार्ज डेटा सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड स्कीमा चाहिए, वहाँ पे चाहिए नहीं, कोई टेंशन ही खत्म। आपको कोई स्कीमा क्रिएट नहीं करना, आपको कोई ईआर मॉडल नहीं बनाना, कोई स्कीमा डिफाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा शुरू हो जाओ। परफॉर्मेंस देखो, optimized for high-speed read and write operations, making it ideal for real-time processing and analytics. फिर इसमें क्या है, ये भी अच्छा परफॉर्मेंट है, बट इट कैन सफर फ्रॉम स्लोअर रीड राइट ऑपरेशंस when dealing it with very large volumes of data due to acid transaction overhead and complex joins. अगला, handling unstructured data efficiently handles unstructured or semi-structured data, which is common in real-time analytics. SQL में क्या है, ये अपना स्ट्रक्चर डेटा के लिए ही है बस। अनस्ट्रक्चर्ड रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस एडिशनल, तो वो हो ही नहीं पाता है। स्टोरिंग जेसन डेटा इन कॉलम्स, ये सब है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये बताई थी कि जो रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं नोएसक्यूएल में। पर एक चीज़ और याद रखना कि जो अपनी अपडेशन वगैरह होता है, अपडेशन डिलीशन, वो नोएसक्यूएल में अच्छा नहीं होता, वो एसक्यूएल में ज़्यादा अच्छा होता है। एक चीज़ और है, नोएसक्यूएल में क्या होता है, फास्ट डेवलपमेंट सपोर्ट होता है। एक तुम इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, फास्ट डेवलपमेंट। तुम अगर देखो, जैसे मान लो जब टिकटॉक बैन हुआ था, तो इंस्टाग्राम में ना रील्स वगैरह का फीचर्स नहीं था, ना यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स वगैरह का फीचर था। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने सोचा होगा कि जैसे टिकटॉक बैन हुआ है तो इंडिया में इन लोगों को काफ़ी आदत है ये रील्स वगैरह ऐसे देखने की, तो हम एक रील का फीचर ऐड कर देते हैं। और कुछ टाइम के बाद रील्स का फीचर आ गया था। फिर यूट्यूब ने भी उनकी कॉपी मार दी, उन्होंने भी शॉर्ट्स का फीचर लगा दिया। तो इसमें जो डेवलपमेंट हुई है ना, काफ़ी फास्ट हुई है ये जो फास्ट डेवलपमेंट है नो एसक्यूएल की वजह से हुई है। अगर उनका डेटा एसक्यूएल में स्टोर होता तो वहाँ पे जो बैठे इंजीनियर्स और डेवलपर्स हैं वो सोचते, अच्छा रील्स का फीचर ऐड करना है, अच्छा शॉर्ट्स का फीचर ऐड करना है, अरे रे पहले तो उससे डिज़ाइनर से क्या, कि पहले इसका स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा, अच्छा इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इस डेटा का भी तो रील का भी स्ट्रक्चर डेटा बनाना पड़ेगा, अब कैसे स्ट्रक्चर डेटा बनाऊँ मैं, अरे डिज़ाइनर को बुलाओ, डीबी डिज़ाइनर को बुलाओ, स्ट्रक्चर डेटा बनाओ इसका, अरे बड़ी दिक्कत है, ये करो वो करो। और इसमें क्या सीधा डेवलपर शुरू हो गए कि भाई उसमें तो सारा पड़ा ही है डेटाबेस में, ऐसे ही उल्टा सीधा शुरू हो जाओ। तो उसमें काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट हो पाती है अपनी। और
काफ़ी अच्छे ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा के साथ अपना काम कर पाता है जो अपना नो एसक्यूएल होता है। क्योंकि जो अपना एसक्यूएल होता है अगर हम इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा ले लेंगे तो यहाँ पे रीड राइट ऑपरेशन काफ़ी स्लो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। फिर इसके बाद अपना हम अगला टॉपिक भी देख लेते हैं, मोंगोडीबी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया फीचर्स ऑफ नो एसक्यूएल और एपीआई कहाँ से आ गया? तो इसको एक बार रीड कर लेना। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और रह गई है, टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। तो टाइप्स देख लेते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के। तो इसके अपने मेन वैसे 4 टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं एक बार, समझ आ जाएगा क्या है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है की वैल्यू पेयर बेस्ड, फिर कॉलम ओरिएंटेड, फिर ग्राफ बेस्ड और फिर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे अगर तुम देखो डॉक्यूमेंट में कौन आ जाता है, मेनली अपना मोंगोडीबी आ जाता है जो पढ़ेंगे अभी। कॉलम बेस्ड में इनके एग्जांपल्स देख लो, बिग टेबल, कैसेंड्रा, एचबेस, हाइपर टेबल। ग्राफ बेस्ड में कौन आ जाएगा, नियो4, इन्फोग्रिड, इन्फिनाइट ग्राफ, ये सब है। ठीक है, और की वैल्यू में भी देख लो, की वैल्यू में अपना मीन रेडिस आ जाता है। ठीक है, टोक्यो कैबिनेट, ये क्या लिखा है, मीन मार्ट, हाँ ये सब आ जाते हैं इसमें। और इसमें और भी हैं की वैल्यू में, जैसे अपना ओरेकल नो एसक्यूएल हो गया, अमेजोन का अपना डायनोमो डीबी हो गया, और जो मोंगो डीबी है ना वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लेता है की वैल्यू स्टोर को। ठीक है, और रेडिस है जो मैंने बताया। एक चीज़ और याद रखो, जैसे तुम्हारा फेसबुक इंस्टाग्राम है। अब मैंने क्या कहा कि फेसबुक क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, एक नो एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो तो चलो ठीक है, पर तुम सोचो कि उसमें जो सारा कुछ है वो बस एक को ही कर रहा है, वो नहीं। जैसे तुम कह दो कि एसक्यू जो अपना इंस्टाग्राम है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस में बस डॉक्यूमेंट बेस्ड को यूज़ कर रहा है, नहीं। वो थोड़ा बहुत इसको भी यूज़ कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा और इसको भी कर रहा होगा। सबको यूज़ कर रहा होगा, डिपेंड करता है कौन कहाँ कहाँ किसको यूज़ कर रहा होगा। जैसे ग्राफ बेस्ड में कहाँ पे यूज़ हो रहा पा रहा होगा उसका, जैसे जो फ्रेंड्स हैं उनके हम अगर फ्रेंड्स देखना चाहें, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऐसे कुछ देखना चाहें, तो उसमें क्या बन रहा है, रिलेशंस बन रहे होंगे। ठीक है, कि इसका रिलेशन फ्रेंड, यहाँ पे इसका रिलेशन बन रहा है, इसका इसका रिश्ता बन रहा है, ये इसका उसका रिश्ता बन रहा है ना, ये इसके फूफा जी की लड़की है, ये इसकी मौसी की वो है ना, ये बुआ का लड़का है। ऐसे रिलेशन बन रहे होंगे तो उसमें हमारा ग्राफ बेस्ड काफ़ी काम आ जाता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट बेस्ड में बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं। तो पहले सबसे पहले की वैल्यू से शुरू करते हैं। तो डेटा जो हमारा स्टोर होता है की वैल्यू पेयर्स में होता है, यानी कि हमारे पेयर्स बनते हैं, हमारे जोड़े बनते हैं की और वैल्यू के। इट इज़ डिजाइंड इन सच अ वे टू हैंडल लॉट्स ऑफ डेटा एंड हैवी लोड। ये देखो यही मेन चीज़ है अपनी नो एसक्यूएल की, कि काफ़ी सारे डेटा को हैंडल कर पाता है, एसक्यूएल नहीं कर पाता है। की वैल्यू पेयर स्टोरेज डेटाबेस स्टोर data as a hash table where each key is unique and the value can be a JSON, BLOB, binary large object string। जैसे कि अगर तुम देखो हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर बना रहे हैं और उसमें हमने की क्या बना दिया, लाइक वेबसाइट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू लाइक गुरु 99। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी गुरु 99 है, और यहाँ पे जैसे की तो मैंने क्या होगी, नेम हो गया, नेम में आ गया अपना जो, तो इनका एक पेयर बन गया। ऐसी एज में क्या पेयर बन जाएगा, एज हो गई 42, एक इसका पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी की और वैल्यू पेयर्स बनते हैं, और ये हमारे सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस का, ये चीज़ याद रखना। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस इज की वैल्यू स्टोर्स। और की वैल्यू पेयर की तरह हम स्टोर कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जैसे हम मैंने एक और बता के था, जैसे अपना वो इंस्टाग्राम वगैरह है, तो उसमें जो हमारी यूज़र प्रोफाइल है उसको भी हम वैसे स्टोर कर सकते हैं की वैल्यू स्टोर्स में, कि नेम आ गया, नेम इज़ जो, फिर उसके नीचे आ गई कि उसने अपना क्या डाल रखा है, बायो क्या डाल रखा है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो एक बायो के आगे आ जाएगा कि आई एम दिस, आई एम दैट। ठीक है, तो हमारी जो यूज़र प्रोफाइल होती है वो हम की वैल्यू स्टोर से पेयर से यूज हम स्टोर कर सकते हैं। फिर जो हमारी की है वो हमारी कुछ भी हो सकती है, हमारा एक नंबर और स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। और जो
हमारा क्या है, हमारी एक डिक्शनरी की तरह होता है, ऐसे ही रहता है। आगे देखते हैं अपना, चल भी नहीं रहा। और सिर्फ वो देख लो, रेडिस, डायनामो, ये सब हमारे नो एसक्यूएल एग्जाम्पल्स हैं। और दे आर ऑल बेस्ड, और मैंने मोंगो डीबी भी तुम लिख सकते हो इसमें, एक अमेजोन का डायनामो डीबी भी लिख सकते हो, एक ओरेकल का नो एसक्यूएल भी लिख सकते हो। अगला जाता है अपने कॉलम बेस्ड में। कॉलम बेस्ड column oriented databases work on columns and are based on big table paper by Google. Every column is treated separately. एक तो जो अपने कॉलम बेस्ड है ना, एनालिसिस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अगर तुम देखो, कॉलम बेस्ड NoSQL आर वाइडली यूज टू मैनेज डेटा वेयर हाउसेज, ठीक है, और बिजनेस इंटेलिजेंस CRM, ठीक है। तो मैनेज हो रहे हैं हमारे डेटा वेयर हाउसेज, मैंने बताया था ना, डेटा हम सारा स्टोर कर रहे हैं, फिर उसका एनालिसिस होता है। इसका तुम एक सिंपल एग्जांपल ये ले सकते हो कि हम कॉलम्स में क्यों स्टोर कर रहे हैं। कॉलम्स में हम इसलिए स्टोर कर रहे हैं ताकि हम एक्सेस फास्ट कर पाएँ। जैसे मैंने यहाँ पे नाम ले लिया, एक का नाम ले लिया यहाँ पे राम, यहाँ पे ले लिया इसका श्याम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा रहता कहाँ है। जैसे मान लो ये दिल्ली में रहता है और ये पुणे में रहता है, मैंने इनकी एज लिख दी, ये मान लो 1 साल का है, ये 2 साल का है। तो मैंने ऐसे लिखा, ये मेरे कॉलम बेस्ड बन गया है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसको कॉलम बेस्ड नहीं बनाता तो कैसा बनेगा, फिर तो बढ़िया बनेगा। ये देखो, इसका नाम राम हो गया, कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, कितने साल का, 1 साल का है। फिर उसके बाद मैं किसका नाम लिया था, मैंने श्याम का लिया था, ये श्याम है, ये कहाँ रहता है, पुणे में रहता है, इसकी एज है 2 साल, ठीक है। तो हमने ऐसे बना दिए। तो हमने देख लिया यहाँ पे रोहन सोहन राम श्याम का अपना। तो यहाँ पे जैसे अगर तुम देखो तो हमें आ रहा है रो में हो गया, और ये हमारा किस में हो गया, हमारा कॉलम में हो गया। तो रो में क्या है, अपना इजी इंसर्शन रहेगा। मान लो मैं आगे इसका एक और बंदा आ जाता है, सोहन आ जाता है, तो उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन होगी आराम से स्टोर हो जाएगी, इंसर्शन इसमें काफ़ी आराम से हो जाएगा। पर जब हम एक्सेस करने चलेंगे, जैसे मान लो मैंने क्यूरी लिख दी कि मुझे एवरेज एज चाहिए इनकी, तो एवरेज एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपना जैसे मैंने क्यूरी लिखी, तो अपना जो है एसक्यूएल में क्यूरी लिख दी, मेरा क्योंकि रोज़ में अपना स्टोर हो रखा है, तो ये पहले क्या पढ़ेगा, एक को पढ़ेगा, तो ठीक है, फिर आगे जाएगा 2 को, इसको पढ़ेगा, फिर करेगा इन दोनों का एवरेज निकालेगा। और अगर मान लो बहुत ज़्यादा डेटा है तो सबको ऐसे देखता जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी उस केस में। पर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, कॉलम बेस्ड में कर रखा है, तो ये सीधा लास्ट में यहाँ देखेगा कि यहाँ पे एज स्टोर है, और फिर सारी एज एक साथ लगातार होंगी, तो सारी एज का सीधा क्या कर देगा, एवरेज कर देगा, और हमारा क्या होगा, हमको फास्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मेनली जो यूज़ होता है ना, एनालिसिस में होता है बस, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, कर पाया, हमने यहाँ पे एनालिसिस बहुत जल्दी कर लिया है। जैसे मान लो कस्टमर से हो गए हमारे, और हमने यहाँ पे कस्टमर्स की क्या देख ली, एज देख ली, एवरेज एज, तो हमारा एनालिसिस काफ़ी अच्छा हो पाया। अब वही कहा था कि इससे हम डेटा वेयर हाउसेस को मैनेज करते हैं, ये सब काम करते हैं। अगला आ जाता है अपना डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड में क्या होता है, इसमें मैंने दिखाया भी था तुमको डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। तो ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है ये, ठीक है, ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड ही है। यहाँ पे हमारी क्या है, ये हमारी जेसन लाइक डॉक्यूमेंट है, और ये सब हमारा डॉक्यूमेंट ही तो है। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे हमारा एंड हो गया, और यहाँ पे हमारी एक नेस्टेड डॉक्यूमेंट थी, वो यहाँ पे स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे अच्छा इनका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, मोंगो डीबी। तो यहाँ पे भी देखो डॉक्यूमेंट्स बना रखी हैं। तो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डीबी स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डेटा एज अ क्यू वैल्यू पेयर, but the value part is stored as a document. The document is stored in JSON or XML formats, or the value is understood by the DB and can be queried. रीड कर लेना। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका मोंगो डीबी हो जाता है, ठीक है, और इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो अपना
नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के टाइप्स हैं, और इसमें अपना इसके भी यूज़ केसेस यही हो गए कि तुम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वगैरह हो गए, वहाँ पे सारी कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसके में हमने डॉक्यूमेंट्स बना रखी हैं, और ऐसे भी हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ये क्या होते हैं, हमारी एसेट प्रॉपर्टीज़ को भी वो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ये कुछ कुछ क्या है, ये कुछ कुछ मिथ्स हैं कि जो नो एसक्यूएल होता है वो एसेट प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता, पर ये गलत है। मतलब नहीं करते हैं, पर कुछ कुछ जो होते हैं एसेट ट्रांजेक्शन्स मतलब प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मोंगो डीबी है, तो जो मोंगो डीबी है वो एसेट प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, उनको फॉलो करता है। बाकी करते हो या ना करते हो, मोंगो डीबी करता है। और ज़्यादातर जो होता है मतलब नहीं फॉलो करते, पर मोंगो डीबी करता है। तो अगर आ जाए कि जो हमारे क्या कहते हैं नोएसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, क्या वो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को फॉलो करते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को, तुम कह देना कि येस, नॉट ऑल बट ओनली मोंगो डीबी डू, मतलब सारे ज़रूरी नहीं सारे करते हैं, पर मोंगो डीबी करता है। ठीक है, जनरली नो बट मोंगो डीबी डज, ये लिख सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि जो अपने रिलेशंस होते हैं, जो हमने क्या बनाए थे अपने, हमने अपने रिलेशंस बनाए थे, ईआर मॉडल में रिलेशंस बनाए थे, वो सब बनाए थे, तो हमारे इसमें नहीं बन सकते नो एसक्यूएल में, वो बन सकते हैं, पर उसको भी ज़्यादातर मोंगो डीबी वगैरह ही सपोर्ट करते हैं, कम सपोर्ट करते हैं। मोंगो डीबी जो है ना, मतलब वो इन चीज़ों को भी सपोर्ट कर रहा है, जो मतलब अपनी स्ट्रक्चर्ड वाली जो चीज़ें थी अपनी रिलेशनल मॉडल वाली, उनको भी सपोर्ट कर रहा है, तो मोंगो डीबी काफ़ी सही चीज़ है इस केस में। फिर अपना आ जाता है ग्राफ बेस्ड। ग्राफ बेस्ड में वही बताया बताया था कि फ्रेंड्स थे यहाँ पे, वो उसकी बुआ का लड़का, वो मौसी की लड़की, ऐसे ऐसे बना रखा था, और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से हमने क्या कर लिया था, रिलेशन। तो अ ग्राफ टाइप डेटाबेस स्टोर एंटिटीज एज वेल एज द रिलेशंस, तो इसमें हमारे रिलेशंस भी स्टोर होते हैं। एक वो मिथ है ना कि नो एसक्यूएल जो होता है रिलेशन स्टोर नहीं कर सकता, नहीं बना सकता, नहीं, क्यों क्यों नहीं बना सकता, नो एसक्यूएल भी बना सकता है रिलेशंस। तो उसमें सबसे बढ़िया अपना तुम कह सकते हो जो हमारे ग्राफ बेस्ड टाइप है जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस की, वो रिलेशंस बना सकते हैं। एन एज गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स, एवरी नोड एंड एज हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर। तो इसमें हमारे जो डेटा जो हमारा स्टोर होता है वो हमारे नोड्स और एज की फॉर्म में होता है। ठीक है, जो हमारे ग्राफ बेस्ड डेटा बेस होता है नोएसक्यूएल डेटाबेस, एग्जांपल इसका न्यू कोर ये हो गया सबसे सही। ठीक है, और अब आगे चलते हैं, क्वेरी मैकेनिज्म टूल्स रीड कर लेना, कर लेते हैं चलो। द मोस्ट कॉमन डेटा रिट्रीवल मैकेनिज्म इज द रेस्ट बेस्ड रिट्रीवल ऑफ अ वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स की। तो इसमें रिट्रीवल हमारा कैसे किस बेसिस पे हो रहा है, रेस्ट बेस्ड पे हो रहा है। डॉक्यूमेंट स्टोर डेटाबेस ऑफर्स मोर डिफिकल्ट क्वेरीज एज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू इन की वैल्यू पेयर। काउच टी भी है, अलाउज डिफाइनिंग व्यूज विद मैप रिड्यूस। फिर हमारी यहाँ पे इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, so the term eventual consistency means to have copies of data on multiple machines to get high availability and scalability। एक चीज़ और मैं बताना चाहता था कि एक चीज़ हमारी क्या होती है, शार्डिंग होती है ना। तो शार्डिंग भी एक हमारा काफ़ी सही कॉन्सेप्ट है, और एक हमारे रेप्लिका, हमने अभी वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस देखे थे ना, तो उसमें मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि कैसा डेटा स्टोर करना है, सेम डेटा करना है कि नहीं करना। तो उसमें अगर तुम देखो एक शार्डिंग होती है, तो वो क्या होता है, एक मेथड होता है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। तो जो हमारा डेटा हो गया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, और काफ़ी कहाँ पे हो गया, काफ़ी ज़्यादा सर्वर्स में हो गया, मतलब एक जगह नहीं मल्टीपल मशीन्स में हमारा डेटा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और उसकी वजह से क्या हो पाती है, हमारी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो पाती है, क्योंकि अगर तुम देखो ना डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वो वहाँ चला गया, एक मुंबई चला गया, एक वहाँ चला गया, तो और डेटा बेसिस बन गए, तो और क्या होगी, उसकी हॉरिजॉन्टल शेयरिंग होगी। ये मान लो कि मैंने एक गाड़ी थी, मैंने 10 गाड़ियाँ और ले ली, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक वहाँ है, एक वहाँ है। मान लो मैं एक जी वैगन की जगह 100 वैगनार ले लूँ और उसको हर जगह रख दूँ, तो वो क्या हो गई, मेरी हॉरिजॉन्टल वो हो गई, स्केलिंग हो गई, वहाँ रख दी, वहाँ रख दी, वहाँ रख दी, जगह जगह रख दी मैंने। आप वो तब भी मुझे सस्ती पड़ रही होंगी, एक जी वैगन लेना और 100 वैगनार लेना, 100 वैगनार पे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो और जगह रखी हुई है, उससे बिजनेस बनाओ अपना, है ना। वो एक जगह ही रखी है, वर्टिकल स्केलिंग चल रही है उसकी, वो ठीक नहीं है, ऐसा तुम कह सकते हो समझने के लिए।
और फिर हमारा ऐसे ही अगर हम शार्डिंग करते हैं तो मल्टीपल सर्वर्स पे चला गया तो हमारे जो लास्ट डेटा सेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हैंडल हो जाते हैं। और रेप्लिका का पता ही है कि उनकी कॉपी बना दो, ठीक है। फिर इसमें क्या है अपना, 10 चेंजेस मेड टू एनी डेटा आइटम ऑन वन मशीन हैज़ टू बी प्रोपोगेटेड टू अदर रेप्लिकास। यानी कि मैंने अगर रेप्लिका बना रखे हैं आधार कार्ड के, वहाँ पे जैसे मान लो मैंने नंबर चेंज करवा दिया अपने आधार कार्ड का, तो वो जो बाकी जगह भी है वहाँ पे भी आधार कार्ड के जो नंबर जो मैंने करवा रखा है उसको भी अपडेट करवाना पड़ेगा। और ये हमारा मे नॉट बी इंस्टेंटेनियस एज सम कॉपीज विल बी अपडेटेड इमीडिएटली, और बाकियों को टाइम लगेगा। एक चीज़ और यार ये मैंने कही थी कि जो अपना नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं उसमें डिलीशन और अपडेशन जो होते हैं ऑपरेशंस, वो काफ़ी स्लो होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, पर रीडिंग राइटिंग काफ़ी आसान है। तो वहाँ पे मैंने अपडेट किया ना तो उसमें एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा, पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर बेस, बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट इवेंचुअली, ठीक है। तो बेसिकली अवेलेबल मीन्स डीबी इज अवेलेबल ऑल द टाइम एज पर कैप थ्योरम। सॉफ्ट स्टेट मीन्स even without an input the system may change, or eventual consistency means that the system will become consistent over time। तो ये देख लो। फिर उसके बाद एडवांटेजेस है नो एसक्यूएल के, वो तो तब भी समझ आ गया था ना जब हम दोनों ने हमने कंपेयर कर लिया था, हमने उसको, हमने क्या कर रहा था दोनों को कंपेयर कर लिया था यहाँ पे। तो यही इनके एडवांटेजेस हो गए, ठीक है। डिसएडवांटेज तो एक यही हो गया कि अपडेशन और जो अपना डिलीशन है नहीं हो पाता है, ठीक है। और भी देख लेते हैं। कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी और एनालिटिक डेटा सोर्स, बिग डेटा कैपेबिलिटी है, ठीक है। बड़े डेटा को भी हैंडल कर सकती है। पढ़ लो एक बार इसको, है ना। और एक नो एसक्यूएल डेटाबेसेस डोंट नीड आ डेडिकेटेड हाई परफॉर्मेंस सर्वर, उनको सर्वर भी कोई बहुत तेज़ करनी चाहिए। और सिंपल टू इम्प्लीमेंट है देन यूजिंग RDBMS, है ना। तो ये सब इनके एडवांटेजेस हो गए। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस है कि लिमिटेड क्यूरी कैपेबिलिटीज़ है, और ये सब क्या है, ज़्यादा मेच्योर है। देखिए जो अपना एसक्यूएल वगैरह है ना, एसक्यूएल जो बस अपना एसक्यूएल है तो बहुत पुराने टाइम से आ रखा है, तो उसका जो कम्युनिटी सपोर्ट है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत होती है काफ़ी अच्छे कम्युनिटी सपोर्ट है उसका। ये सब अभी थोड़े फिर भी नए हैं कह सकते हो। तो इसमें ये कह सकते हैं कि वो हमारा ज़्यादा मेच्योर है, जो अपना एसक्यूएल है, जो हमारे RDBMS है काफ़ी मतलब बड़े हैं, ये मेच्योर है, बड़ा बड़ा ही रहता है चाहे छोटा कुछ भी कर ले। इट डज़ नॉट ऑफर एनी ट्रेडिशनल डेटाबेस कैपेबिलिटीज like consistency when multiple transactions are performed simultaneously, or does not work as well with relational data, और जो लर्निंग कर्व है वो स्टिफ है फॉर न्यू डेवलपर्स, ओपन सोर्स ऑप्शन नॉट सो पॉपुलर फॉर एंटरप्राइजेस। ये सब हो जाता है। फिर अपना स्टार्ट करते हैं मोंगो डीबी, ठीक है। तो मोंगो डीबी स्टार्ट करते हैं। तो मोंगो डीबी क्या है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस है, जिसको हम हाई वॉल्यूम डेटा के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि नो एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेबल्स एंड रोज as in the traditional relational databases, MongoDB makes use of collections and documents, है ना। वो दिखाया था ना कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट्स, तो जो MongoDB अपने कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करता है, ये रहा। कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स को MongoDB यूज़ करता है। कलेक्शन क्या होता है, बड़ा होता है, कंटेनर होता है, और इस कंटेनर के अंदर क्या आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। फील्ड क्या होती है, अ की वैल्यू पेयर विद इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, यानी कि और छोटा हो गया, ठीक है। ये सबसे बड़ा, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं अपना, डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा इन मोंगोडीबी। तो अपना क्या बन जाते हैं, बेसिक यूनिट बन जाते हैं। जैसे हमारा सेल है अपनी बॉडी का बेसिक यूनिट, ऐसी की वैल्यू पेयर्स उनके बन जाते हैं बेसिक यूनिट। कलेक्शन कंटेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फंक्शंस विच इज़ द इक्वलेंट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स।
फिर उसके बाद MongoDB is a database which came into light around the mid 2000s. फिर इसके बाद इसके फीचर्स देखते हैं. Each database contains collections which in turn contain documents. Each document can be different with a varying number of fields. The size and content of each document can be different from each other. ठीक है, एक मिनट थोड़ा 10 सेकंड स्किप कर लो. कुछ कितना है. हाँ, तो इसको देख लो. तो MongoDB क्या है, एक ओपन सोर्स NoSQL डेटाबेस है. ठीक है, और NoSQL is used as an alternative to traditional database relational databases. और NoSQL database are quite useful for working with large sets of distributed data. MongoDB क्या एक टूल है जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज टू मैनेज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन, स्टोर और रिट्रीव इंफॉर्मेशन. फिर मिड 2000s में आया था, उसमें भी देखा था हमने दूसरी वाली PDF पे. और इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेबल्स एंड रोज एज इन रिलेशनल डेटाबेसेस, द MongoDB आर्किटेक्चर इज मेड अप ऑफ कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स. फिर उसके बाद हिस्ट्री देखते हैं MongoDB की. तो इसको डेविड मैरीमैन ने बनाया था, who had encountered development and scalability issues with traditional relational database approaches while building web applications at DoubleClick, an online advertising company that is now owned by Google. The name of the database was derived from the word humongous to represent the idea of supporting large amounts of data. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, helped form 10gen Inc to commercialize MongoDB and related software. The company was renamed MongoDB in 2013 and went public in October 2017 under the ticker symbol MDB. फिर the DBMS was released as open source platform software in 2009. और ये सब है अपनी हिस्ट्री में. और एक इसका एक क्वेश्चन और आ जाता है, हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द MongoDB ऑन विंडोज़. ये तो जो ये टॉपिक्स है ना MongoDB का, ये इस बार ही ऐड हुआ है, पिछली बार नहीं था अपने सीनियर्स के टाइम पे. तो इस पर कुछ ऐसे पता नहीं कि क्या आ सकता है, कोड भी आ सकते हैं MongoDB के, पर इसमें थ्योरी तो करके जाएंगे, करके जाना चाहिए. तो ईच डेटाबेस कंटेन्स कलेक्शंस विच इन टर्न कंटेन्स डॉक्यूमेंट्स, हमने देख लिया था. तो द रोज और डॉक्यूमेंट्स एज कॉल्ड इन MongoDB डज नॉट नीड टू हैव अ स्कीमा डिफाइंड beforehand. Instead, the fields can be created on the fly. फिर उसके बाद जो है अपना डेटा मॉडल available within the MongoDB allows you to represent hierarchical relationships to store arrays and other more complex structures more easily. Scalability वही अपग्रेड करना है. तो जो हमारे MongoDB environments होते हैं काफ़ी ज़्यादा scalable होते हैं. Companies across the world have defined clusters with some of them running 100 plus nodes with around millions of documents within the database. एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल जो मैंने बताया था वो जो स्टूडेंट का था, किसका था वो, हॉबीज़ वाला, उसको भी देख सकते हो. तो यहाँ पे ID है. This is a field required in every MongoDB document. The ID field represents a unique value in the MongoDB document. The ID field is like the document primary key. If you create a new document without an ID, तो जो MongoDB होता है अपना खुद ही ID डाल देगी. तो यानी कि जो मैंने बताया था कलेक्शंस के अंदर अपनी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होती हैं, हम बना सकते हैं. तो जो हम वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे और फिर जब उसको हम देखेंगे, व्यू करेंगे, उसको शो करेंगे, तो उसमें आईडी जो होती है खुद आ जाती है. MongoDB जो होता है खुद डाल देता है. इस आईडी को आप चेंज भी कर सकते हो, पर चेंज करने की कोई नीड नहीं है. ठीक है, तो ये आईडी खुद आ जाती है, इसको हम प्राइमरी की कहते हैं. तो हर एक डॉक्यूमेंट की अपनी एक यूनिक आईडी होती है. तुमने 100 अपने एक डेटाबेस के अंदर तुमने डेटाबेस बनाया, उसके अंदर तुमने कलेक्शन बनाया, कलेक्शन के अंदर तुम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, 100 डॉक्यूमेंट बनाई, 100 डॉक्यूमेंट्स की अलग आईडी होगी. ठीक है, और ये आईडी जो MongoDB होगा खुद डाल देगा, तुम्हें कोई करने की ज़रूरत नहीं.
ठीक है, ये आईडी नहीं, ऐसी आती है आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे आईडी आ चुकी है। तो हमारी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनी होंगी। ये गुरु 99 की अलग बनी होगी एक डॉक्यूमेंट, जिसमें उसका नाम ऑर्डर आईडी होगा। ऐसी इसकी वो अलग से बनी होगी, इसकी अलग से डॉक्यूमेंट बनी होगी। फिर उसके बाद कलेक्शन होता है। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ टेबल विच इज क्रिएटेड इन एनी अदर RDBMS such as Oracle or MySQL. A collection exists within a single database. As seen from the introduction, collections don't enforce any sort of structure. Schema-less होते हैं। कर्सर क्या होता है कि पॉइंटर होता है टू द रिजल्ट सेट ऑफ क्वेरी। क्लाइंट्स कैन आइटरेट थ्रू द कर्सर टू रिट्रीव रिजल्ट्स। और डेटाबेस होता है अपना, ये क्या होता है? कंटेनर होता है फॉर कलेक्शंस लाइक इन RDBMS, और ईच डेटाबेस गेट्स इट्स ओन सेट ऑफ फाइल्स, है ना। और MongoDB सर्वर क्या होता है? स्टोर कर सकता है मल्टीपल डेटाबेसेस को। फिर डॉक्यूमेंट होती है। डॉक्यूमेंट इसके अंदर आती है, कलेक्शन के अंदर आती है। कलेक्शन अपना डेटाबेस के अंदर आता है। और द डॉक्यूमेंट इन टर्म विद कंसिस्ट ऑफ फील्ड नेम एंड वैल्यूज। इसके अंदर क्या आती हैं? फील्ड्स आती हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आ जाती हैं? फील्ड्स आ जाती हैं। फील्ड्स क्या होती हैं? अपनी की वैल्यू पेयर्स है, नेम वैल्यू पेयर्स होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। और डॉक्यूमेंट है जीरो और मोर फील्ड्स। फील्ड्स आर एनालॉगस टू कॉलम्स इन रिलेशनल डेटाबेसेस। तो तुम इसको किससे कंपेयर कर सकते हो? कॉलम से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमको कंपेयर करके सीखना है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड्स विद की वैल्यू पेयर्स। तो हमारी फील्ड्स हो गई, एक फील्ड, दो फील्ड, तीन फील्ड, तीन फील्ड होगी। और जेसन डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं? जेसन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और ये ह्यूमन रीडेबल होती है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट और फॉर एक्सप्रेसिंग स्ट्रक्चर डेटा। जेसन इज करेंटली सपोर्टेड इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद क्या क्या है? वाई यूज MongoDB। तो MongoDB को क्यों यूज़ करना है, यहाँ पे ये सब है। तो यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं पहले। तो फीचर्स में अपना आ जाता है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। MongoDB stores the main subject in the minimal number of documents and not by breaking it up in multiple relational structures like RDBMS. For example, it stores all the information of a computer in a single document called computer। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या होती है? Without indexing, a database would have to scan every document of a collection to select those that match the query, which would be inefficient। तो अगर हम इंडेक्सिंग नहीं करते, हमने देखा था कि अगर इंडेक्सिंग नहीं करेंगे तो पूरा जो है सारा का सारा हमें स्कैन करना पड़ेगा। सो फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, इंडेक्सिंग इज अ मस्ट एंड MongoDB यूजेस इट टू प्रोसेस ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा इन वेरी लेस टाइम। ठीक है, तो जो हमारा MongoDB है वो इंडेक्सिंग को यूज़ करता है, ताकि क्या करता है, जो बहुत सारा डेटा जो हम SQL में डालते हैं या MongoDB में डालते हैं, उसको आराम से बहुत प्रोसेस कर लेता है बहुत ही कम टाइम में। एक मैंने ये बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, जो अपना हम जो डालते हैं उसको डेटा, उसको ब्रेक नहीं करता है, ना कि कुछ नहीं करता, उसको एज इट इज स्टोर कर लेता है। ये नहीं देखता रिडंडेंसी बनानी है, रिलेशंस बनाने हैं। पर ये चीज़ हमारी किसमें होती थी? SQL में होती थी। हम क्या करते थे? ब्रेक कर देते थे। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता था? नॉर्मलाइजेशन में हम डिकम्पोजिशन करते थे अपने टेबल्स का। बट इसमें अपना ऐसा नहीं होता, इसमें कोई डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल्स नहीं होता। तो एक MongoDB का ये हो जाता है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड रहती है। स्केलेबिलिटी है, हॉरिजॉन्टली भी स्केल कर लेती है। और यूज़ किसका करती है? शार्डिंग का मैंने बताया था, शार्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो फिर उसका डेटा इज पार्टीशन इनटू डेटा चंक्स यूजिंग द शार्ट की, एंड दीज डेटा चंक्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड शार्ट across shards that reside across many physical servers। और ऐसे हम और मशीन्स डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है रेप्लिकेशन एंड हाई अवेलेबिलिटी। जो हमारा MongoDB है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है डेटा अवेलेबिलिटी को। ठीक है, विथ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा ऑन डिफरेंट सर्वर्स। By providing redundancy, it protects the database from hardware failures. If one server goes down, the data can be retrieved easily from other active servers। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं से आधार का वो फेल भी हो गया तो कहीं और से रिट्रीव कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है अपना एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन ऑपरेशंस प्रोसेस
डेटा रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न द कंप्लीटेड रिजल्ट्स। ठीक है। फिर इट इज सिमिलर टू ग्रुप बाय क्लॉज इन एसक्यूएल। हमने ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ा था एसक्यूएल में, उसकी जैसे यही है। और अ फ्यू एग्रीगेशन एक्सप्रेशंस आर सम, एवरेज, मिन एंड मैक्स। ठीक है। और इसके बाद हम अपना मोंगो डीबी में देखते हैं कि हमें कोड वगैरह कैसे लिखने होते हैं। और यहाँ पे सैंपल का डेटा डाल रखा है। देखो जैसे हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट है, ये हम किस में लिखते हैं, शेल में लिखते हैं, उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। कमांड प्रॉम्प्ट से पर लिखते हैं हम उसको। तो सिंगल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा है, डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें हम सारी कार की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। जैसे हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, मेकर जो है हमारा टाटा है, मॉडल नेक्सॉन है, फ्यूल टाइप पेट्रोल है, ये सब हमने डाल दिया। फिर हमने इंजन, हमने यहाँ पे आ गए इंजन पे। और फिर हमने क्या करा, एक और डॉक्यूमेंट बना ली जिसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड डॉक्यूमेंट कहते हैं। हमने यहाँ पे नेस्टेड डॉक्यूमेंट बना ली। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने फीचर्स शो करे। और उसके बाद फीचर्स में हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एरे बना दिया है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बाकी बता दिया, सनरूफ फॉल्स, एयरबैग्स ट्रू है ना, कितने ट्रू हैं, ट्रू है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे अपना। तो यहाँ पे कोड कहाँ चला गया, ये रहा। तो हमें क्या करना है, मोंगो डीबी से आगे हमें शुरू करना है। तो हम डेटा मॉडलिंग देख रहे थे, ये सब थ्योरी है, ऐसे कुछ है नहीं। और डिफरेंस बिटवीन मोंगो डीबी एंड आर डी बी एम एस। तो यहाँ पे हमारा मोंगो डीबी और आर डी बी एम एस के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेबल्स होते हैं, यहाँ पे कलेक्शन होता है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है रो। और यहाँ पे होता है हमारा डॉक्यूमेंट, उसकी जगह कॉलम की जगह यहाँ पे फील्ड होती है। जॉइंट्स की जगह यहाँ पे एम डॉक्यूमेंट्स होती हैं। ठीक है। और वैसे भी अगर तुम देखो तो जो हमारा नो एसक्यूएल होता है, वहाँ पे हमें जॉइंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मोंगो डीबी का इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो मोंगो डीबी का करते हैं हम पहले। तो एक और उबुंटू है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, इम्पोर्ट मोंगो डीबी पब्लिक की, तो इसका एक अलग प्रोसेस रहता है, इसको पढ़ लेना। ये सब स्टेप्स होते हैं कि तुम्हें कैसे इसको डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद विंडोज़ के लिए तुम्हें करना है, मोंगो डीबी के उसमें जाना है। फिर उसके बाद वहाँ पे तुम क्या करोगे, एमएसआई पैकेज को चूज़ करोगे विंडोज़ के लिए। और फिर उसको इंस्टॉल कर दोगे। और उसके बाद तुम क्या करोगे, मोंगो डीबी जो है उसको तुम अपने पाथ में डाल दोगे सिस्टम के। और फिर उसके बाद तुम ये सब जो है कमांड्स जो हैं, तुम कमांड प्रॉम्प्ट में लिखोगे। ठीक है। तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट पे जब तुम लिखोगे तो हमारा सेटअप हो जाता है ऐसे मोंगो डीबी। अब वहाँ पे तुम अपनी क्या जो होती है कमांड्स वगैरह को आगे लिख सकते हो, और अपने मोंगो डीबी का डेटाबेस वगैरह बना सकते हो, और सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। फिर मैक ओएस के लिए तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें करना होता है होम ब्रू के थ्रू इसको इंस्टॉल करना होता है। तो तुम्हें उसके लिए पहले होम ब्रू को डाउनलोड करना पड़ेगा। मोंगो डीबी कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगर करना है मोंगो डीबी को। तो स्पेसिफाई ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन और यूज़ अ कस्टम। तो जब तुम इंस्टॉल करते हो, फिर जब आगे कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसमें पूछते हैं वो सब कि क्या करना है क्या नहीं। इसको रीड कर लेना एक बार। और यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, विंडोज़ मशीन में हमें मोंगो डीबी को कैसे इंस्टॉल करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चांसेस हैं वैसे इसके। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, यहाँ पे इसका सेटअप हो रहा है। और आगे चलते हैं अपना। तो हमने मोंगो डीबी सर्वर हमने अपना कनेक्ट कर लिया विथ मोंगोश। और अब हम थोड़ा डेटाबेस वगैरह बनाते हैं, थोड़ी अपनी क्यूरीज वगैरह सब लिखते हैं, अपनी कमांड्स लिखते हैं। तो एक चीज़ और है, एक चीज़ होती है अपनी मोंगो एटलस। तो ये मोंगो एटलस क्या चीज़ है, मोंगो एटलस कुछ नहीं है, बस एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है मोंगो डीबी का ही। मोंगो डीबी जो है उसका एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोंगो एटलस कहते हैं। तो इसी का क्या है, ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और ये जो होता है ये पेड होता है, ये हमारा फ्री नहीं होता है, जैसे ओपन नहीं होता है। और जो हमारा डेटा होता है, जो भी हमारे डेटाबेस वगैरह होते हैं, वो फिर सारे हमारे क्लाउड में स्टोर हो जाते हैं, ना कि हमारे अपने पीसी की मेमोरी वगैरह में।
और इसको भी हम अपने लोकल इन्वायरमेंट से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और डीबी को फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम ओपन सोर्स यूज़ करेंगे मोंगो डीबी का, तो फिर उसको अगर एक्सेस कर पाएंगे तो अपने डिवाइस से कर पाएंगे। पर अगर हम मोंगो एटलस को यूज़ करेंगे तो फिर हम किसी और भी डिवाइस से एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वो सारा जो हमारा डेटा है वो हमारा कहाँ पे स्टोर हो गया, क्लाउड में स्टोर हो गया है। तो यहाँ पे हमारा सारा जो डेटा होता है वो जाता है हमारा स्टोर इन क्लाउड। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं अपना थोड़ी बहुत। देखो तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपना डेटाबेस को क्रिएट करना होता है, जैसे हमने एसक्यूएल में किया था। तो क्रिएट करने के लिए तुम क्या लिखोगे, यूज डेटाबेस नेम, और फिर उसके बाद डी डॉट क्रिएट कलेक्शन। तो तुम्हें सबसे पहले, जैसे मैं स्कूल का बना रहा हूँ तो मैं लिखूँगा यूज स्कूल। तो जब मैं यूज स्कूल करूँगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, मेरा एक डीबी बन जाएगा स्कूल के नाम का। ठीक है। तो फिर जैसे अगर मान लो तुम जब कमांड प्रॉम्प्ट को उसको रन कराओगे तो फिर हमारा कैसे लिखा आएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा आएगा स्कूल, और यहाँ पे पूछेगा कि आपको आगे क्या लिखना है। तो फिर उसके बाद मैं आगे लिख सकता हूँ, जैसे मुझे क्या करना है, अब मुझे कलेक्शन क्रिएट करना होगा। मैंने क्या कर दिया, डेटाबेस तो बना दिया। अब मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है कलेक्शन। तो मैं लिख दूंगा डी बी डॉट क्रिएट कलेक्शन। ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे अपनी ये कमांड लिख दूंगा डी बी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और अपने कलेक्शन का नाम डाल दिया, जैसे मान लो स्टूडेंट्स। तो फिर उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो फिर वहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एक कलेक्शन बन जाएगा स्टूडेंट्स नाम का। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना हम शो कर सकते हैं हमारे डेटाबेस और शो कर सकते हैं कलेक्शंस। यानी कि अगर हम इस कमांड को रन करवाएंगे तो फिर क्या होगा, जो भी हमने डेटाबेसेस बनाए हैं वो सारे शो हो जाएंगे। और अगर इसको करवाएंगे तो हमारे सारे कलेक्शंस शो होंगे, शो हो जाएंगे। जैसे कि हमने क्या करा, हमने बैंक का बना लिया, तो बैंक में क्या आ जाएंगे, हमने दो कलेक्शन बना लिए। बैंक हमारा क्या हो गया, डीबी हो गया। और बैंक जैसे हमारा यहाँ पे डीबी हो गया, और उसके बाद जो हमारा उसके अंदर हमने क्या करे, दो कलेक्शंस बना दिए। इतना होता है। फिर उसके बाद इसमें थोड़े प्रिंट ऑपरेशंस देख लेते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप ऑपरेशंस भी सेम ही होते हैं। उसमें भी तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें लिखना होगा डी बी डॉट ड्रॉप डेटाबेस। तो जो तुम्हारा स्कूल का जो भी डेटाबेस है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे तुम क्या कर सकते हो, अपना कलेक्शन का नेम भी ड्रॉप कर सकते हो। जैसे मैंने स्टूडेंट्स बनाया, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स डॉट ड्रॉप। तो ये मेरा कलेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्रेड ऑपरेशंस देखते हैं। तो क्रेड ऑपरेशंस में हमारा क्या है, तो सबसे पहले हमारा क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो क्रिएट में अगर आपको कुछ क्रिएट करना है, यानी कि आपको कुछ इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आप इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी का यूज़ करोगे। ठीक है। ये हमारे इसमें हो जाते हैं। फिर रीड करने के लिए आप फाइंड और फाइंड वन, अपडेट के लिए अपडेट वन और अपडेट मैनी, और डिलीट के लिए आपको करना है डिलीट वन और डिलीट मैनी। तो ये हमारा मोंगो डीबी का ऐसे रहता है। और इसे तुम क्रिएट भी कर सकते हो कोई डॉक्यूमेंट, और कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे अगर तुम इंसर्ट वन करो, एक बार इंसर्ट वन भी देख लेते हैं। ये वैसे कोड जो है पूछने के कम चांसेस हैं, क्योंकि वैसे ये टॉपिक नया हुआ है अभी ऐड, वैसे तो इसके भी प्रीवियस ईयर ऐसे कुछ है नहीं। तो हमें अगर अब इंसर्ट करना है तो तुम जैसे ही लिखोगे डी डॉट, फिर हम क्या लिखेंगे, अपने जो हमारा कलेक्शन उसका नाम लिखेंगे। कलेक्शन का नाम है अपना स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डॉट इंसर्ट, और ये जो हो गया हमारा कैपिटल होगा। अगर तुम स्मॉल में लिख दोगे तो फिर वो नॉट वैलिड दिखा देगा और रन ही नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो जो हमारा ओ है वो हमारा कैपिटल होना चाहिए, इंसर्ट वन। और उसके नीचे तुम सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। जैसे मैंने वो कार वाला दिखाया था, तो वो कार वाले की इन्फॉर्मेशन डाल दो, कि जैसे हमारा मेकर जो है वो कौन है अपना, वो अपना टाटा है। ऐसे तुम्हारी जो की सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और वो बाद में हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हमने हमने इंसर्ट वन किया है। और इंसर्ट मैनी में तुम कब यूज़ करोगे, जब तुम
जैसे मान लो एक गाड़ी की जगह तुम 10 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हो, तो उसमें हमारा मैनी डॉक्यूमेंट में यूज़ हो जाता है, और उसमें कैसे होता है, इंसर्ट मैनी हो जाता है उस केस में। तो ये वन की जगह यहाँ पे एक तो मैनी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारा एक एरे यूज़ होगा। तो इसके अंदर हमारा यूज़ होगा एक एरे, क्योंकि एरे तब यूज़ होता है जब हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, तो हमारा एरे यूज़ होगा। और जैसे मान लो यहाँ पे हमारा ये हो गया, और फिर हमने एक और डाल दिया जैसे मेकर, हमारा हो गया लैंड रोवर, ऐसे डाल दो कुछ, लैंड रोवर। सो अपना मेन में यही होता है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे एरे बंद हो जाएगा, मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हमारी ऐसे आ जाती हैं और इंसर्ट मैनी की हेल्प से। तो ऐसे हमारा इंसर्शन होता है, यानी कि हमारा हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे रीड ऑपरेशंस के लिए हमारा फाइंड जो होता है वो यूज़ होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो उसमें तुम क्या लिखोगे, डी बी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। तो वो जो भी सारी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट हो जाएगी। और तुम अगर तुम्हें वो उसका फॉर्मेट अच्छा नहीं लिखते तो डॉट प्रिटी भी लगा सकते हो, उससे फॉर्मेट अच्छा हो जाएगा। यदि इसका कम यूज़ है, इतना लिख दो काफ़ी है। और अगर तुम्हें बस एक बच्चे की जो है इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है जो तुमने इंसर्ट कराई थी, तो तुम लिखोगे डी बी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड वन। तो ये तुम्हारा यहाँ पे अपना रीडिंग भी हो जाएगा, तुम्हारे रीडिंग ऑपरेशंस भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा था अपडेट। अपडेट में हमारा अपडेट वन यूज़ होता है, उसमें तुम अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तुम अपना क्या कर सकते हो, तुम अपना एरे अपडेट कर सकते हो, जैसे जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमने देखा था, जो अपने फीचर्स हमने देखे थे। तो अपडेट वन तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हो। जैसे तुम क्या कर सकते हो, ये जो तुमने एरे बना रखा है, इसमें तुम कोई नया फीचर आ गया तो तुम उसको कर सकते हो। एडास नया फीचर आ गया, उसको तुम अपडेट करा सकते हो। ऐसे कुछ कुछ तुम अपडेट कर सकते हो चीज़ों को। और उसके बाद तुम रिमूव भी कर सकते हो उसकी फील्ड से। फिर उसके बाद एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं अपसर्ट। अपसर्ट, तो ये अपसर्ट क्या होता है, अपसर्ट ये होता है अपना अपडेट और इंसर्ट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है हमारी क्वेरी को मैच नहीं करती, तो जो मोंगो डीबी है वो खुद ही एक क्या करेगी, नई डॉक्यूमेंट बना देगी। ठीक है, तो ये हमारा किसका होता है, अपडेट एंड इंसर्ट। तो अगर जो तुम्हारी क्वेरी है वो कोई मैच नहीं करती है, डज नॉट मैचेस डॉक्यूमेंट, तो फिर जो हमारा मोंगो डीबी है वो खुद में क्या कर देगा, एक नई डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर देगा। तो ये अपना, इसको हम क्या बोलते हैं, अपसर्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्रेड में अपना हमने अपडेट देख लिया। फिर उसके बाद हमारा डिलीट होता है। डिलीट में आप क्या कर सकते हो कि आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन हटानी है तो डिलीट कर दो सीधा। सो अपना मेन ही होते हैं। फिर ऐसे हमारे यहाँ पे मोंगो डीबी में ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स में क्या होता है, आपको कोई जैसे बच्चा निकालना है जिसके जो मार्क्स हैं अबव 90 हो, तो वो आपके ऑपरेटर्स उसमें तुम यूज़ कर सकते हो। ऑपरेटर्स अपने कौन से होते हैं, एक तो अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं कि अपना ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब हो जाते हैं। या फिर ये सब हो जाते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स। और एक होते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसमें तुम क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। एक चीज़ और याद रखना, जो अपना मोंगोडीबी होता है उसमें जो तुम कंपैरिजन करोगे उसके पहले डॉलर आएगा। मतलब जो भी तुम्हारे ऑपरेटर्स वगैरह हैं उनके आगे डॉलर का साइन आएगा, और फिर जैसे इक्वल तुम्हें चेक करना है कि किन बच्चों के मार्क्स इक्वल हैं, या तुमको लोअर देन ऐसे करना है, इसको लोअर देन कहते हैं। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, और और भी काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया इन। तो एक हमारे ऑपरेटर्स ये भी होते हैं।
ऐसे ही हमारे तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक हमारे एलिमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, एलिमेंट ऑपरेटर्स। और एलिमेंट ऑपरेटर्स में क्या कौन कौन से आ जाते हैं? हमारा आ जाता है एग्जिस्ट, और एक आ जाता है हमारा टाइप। तो ये हमारे एलिमेंट ऑपरेटर्स हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे एरे ऑपरेटर्स भी होते हैं। एरे ऑपरेटर्स में तुम अगर देखो तो उसमें हमारा आ जाता है, ये तुमको डॉलर लगाना ही लगाना है जो भी ऑपरेटर्स हैं उनके आगे। साइज आ गया, और एक आ गया ऑल। फिर उसके बाद हमारे क्या होते हैं, कुछ कर्सर मेथड्स होते हैं। कर्सर मेथड्स में क्या होते हैं, जिससे तुम क्या कर पाते हो, जो तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स है तुम उनका नंबर पता कर पाते हो। जैसे जो मैंने कलेक्शन बनाया उसके अंदर मेरी कितनी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं उनको फाइंड आउट कर सकता हूँ थ्रू कर्सर मेथड्स। तो कर्सर मेथड्स के थ्रू मैं ही कर सकता हूँ। कर्सर मेथड्स के अंदर हमारे एक आ जाता है काउंट, कैपिटल में लिख सकते हैं काउंट। एक आ जाता है सॉर्ट, और एक आ जाता है लिमिट, और एक आ जाता है स्किप। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, कर्सर मेथड्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक हमारे एग्रीगेट फ्रेमवर्क है, जहाँ पे हम तरह तरह के ऑपरेशंस ऐसे मतलब फिल्टर्स के थ्रू उनको पास करवाते हैं। उसको देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, एग्रीगेट फ्रेमवर्क में क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा जो होता है, जो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पास करता है जो तुम्हारा डेटा होता है, और उस पर ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मान लो 3 फिल्टर्स हैं, यहाँ से तुम्हारा डेटा पास हो रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ हो रहा है, और यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हो रहा है, और फिर उसके बाद तुमको यहाँ पे फाइनल डेटा ऐसे मिल जाता है। तो ये ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं, एग्रीगेट फ्रेमवर्क। तो इसमें भी हमारे काफ़ी सारे ऑपरेटर्स वगैरह आ जाते हैं। तो स्टेजेस हम देख लेते हैं, स्टेजेस कौन कौन सी यूज़ होती हैं। तो स्टेजेस तुम याद रख सकते हो। तो स्टेजेस इन एग्रीगेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये हमारी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, एक होती है हमारी, तो जो मैंने 3 वो बनाए थे फिल्टर्स उनको हम स्टेजेस बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंने 3 स्टेजेस बनाई थी, तो वो उन 3 स्टेजेस से क्या करेगा, पास करेगा। तो एक हो गया हमारा ग्रुप, एक हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट। ऐसी हमारी ये सारी स्टेजेस होती हैं, हमें कोई सी भी स्टेजेस हम देख के हम लगा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं मोंगो डीबी के ऊपर। तो अपना मेन में नहीं है मोंगो डीबी में। अगर तुम चाहो तो मोंगो डीबी तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है। अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम मोंगो डीबी का कोई वन शॉट वगैरह देख सकते हो, और अगर टाइम नहीं बचता तो मत देखना, ठीक है। क्योंकि चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है, तुम एसक्यूएल अच्छे से कर लेना, क्या पता उन दोनों में चॉइस आ जाए। और अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो मोंगो डीबी प्लीज़ अच्छे से कर लेना भाई फिर। और ये हमने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इसकी यही बात हो रही है कि क्रिएट हमने यहाँ पे डेटाबेस किया, एंड क्या हो गया ये, बट लो फाइल। तो अपना मोंगो डीबी में यही था सारा कुछ। तो इसके साथ हमारा जो मोंगो डीबी है हमारा ख़त्म होता है। मेन तुम क्या है, जो हमारे यूनिट 4 में है वो अपना एक कैप थ्योरम है, और फिर जो हमारे टाइप ऑफ डेटाबेसेस थे वो अच्छे से कर लेना। इसमें तुम थ्योरी थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना, एक इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। और मैंने वेयर हाउसिंग माइनिंग में डिफरेंस बताया था, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वगैरह बताया था, हिस्ट्री वगैरह। तो उन सबको अच्छे से परफॉर्म कर लेना, करके देख लेना, लिख के देख लेना। और टाइम बचे तो फिर मोंगो डीबी भी कर लेना, थोड़ा सा वन शॉट कहीं से देख के। वरना एसक्यूएल कर ही रखा है, तो ये दोनों में चॉइस आ सकती है। तो फिर मोंगो डीबी में परेशान मत होना इतना, ठीक है। तो यूनिट 4 इतनी ही थी। थैंक यू।